रब्बि ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ मोहम्मद शुएब, currently doing my master in petroleum engineering under the umbrella of Stipendium Hungericum Scholarship। और आज के सेशन में हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ मोटिवेशनल लेटर। आज के जो स्पेशल गेस्ट है वो है सिकंदर हयात, जो स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप पे वो मास्टर कर चुके हैं और अभी करंटली वो इरास्मस मंडस पे अपनी मास्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सिकंदर हयात से हम इंशाल्लाह आज मोटिवेशनल लेटर पे और वो कौन से पॉइंट्स हैं जो किसी भी इंडिविजुअल के मोटिवेशनल लेटर पे होने चाहिए, तो उनसे बात करेंगे। तो सिकंदर हयात, आप अपनी इंट्रोडक्शन कराएं प्लीज। थैंक यू वेरी मच कामरान, ये मौका देने के लिए और स्कॉलर्स टॉक का बहुत शुक्रिया कि आवाम को इस बारे में बताने के लिए। आज जो भी मोटिवेशन लेटर के बारे में जो भी आपके सवाल हैं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच। और जो दूसरी रिस्पेक्टेड गेस्ट है वो है हिना गौस, जो करंटली ग्रेजुएट हुई है मास्टर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मिशकोल्स। यू ग्रेड इलोमिना भी है। तो हिना, अपने बारे में मजीद अगर कुछ वर्ड ऐड करना चाहती हो। थैंक यू सो मच फर्स्ट कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और अपॉर्चुनिटी दी कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ, स्पेशली इन राइटिंग मोटिवेशन लेटर एंड रेफरेंस लेटर्स। और जैसा कि मतलब 2017 से आई एम इन द एरिया ऑफ द स्कॉलरशिप्स और मैंने काफ़ी इसको जो है एसओपीज रिव्यू भी किए हैं। सो आई होप कि आज मैं लोगों के क्वेश्चंस को आंसर कर सकूंगी और उनकी हेल्प कर सकूंगी इन द क्वेश्चंस फॉर द एसओपीज एंड रेफरेंस लेटर। थैंक यू। जब भी हम बात करते हैं किसी भी स्कॉलरशिप अचीवमेंट की, रोज़ाना के बेस पे मुझे यही स्टूडेंट, क्योंकि मैं काउंसलिंग करता रहता हूं, तो कल भी 2-3 स्टूडेंट्स ने यही क्वेश्चन कहा कि फ्रॉम द लास्ट 4 to 5 इयर्स हम डिफरेंट स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी नॉमिनेशन नहीं होती है। तो उसमें अलॉन्ग विद अदर फैक्टर जो है, एक मेन रोल जो है वो मोटिवेशनल लेटर का होता है। और मोटिवेशनल लेटर में वो कौन से पॉइंट्स होने चाहिए, तो जो मोटिवेशनल लेटर में मस्ट है, तो उसी से रिलेटेड इंशाल्लाह मैं आप लोगों को स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप के जो मोटिवेशनल लेटर के जो की पॉइंट्स हैं, जिन पे आप लोगों ने फोकस करना है, जो किसी भी इंडिविजुअल जो विनर है स्कॉलरशिप के, उनके मोटिवेशनल लेटर में उन पॉइंट का होना चाहिए। सिकंदर हयात जो है वो इरास्मस मंडस, जो कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप है, ऑलरेडी स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप की मींस वो भी अवेल कर चुके हैं और अभी जो है वो इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप को भी अवेल कर चुके हैं। तो वो उसके बारे में हमें गाइड करेंगे। और इसके अलावा जो हिना गौस है वो हमें आज जो है यूग्रेड इलोमिना के मोटिवेशनल लेटर के जो मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में वो भी हमें गाइड करेंगे। तो सिकंदर हयात, ओवरऑल अगर आप मोटिवेशनल लेटर को समराइज करोगे तो किस तरह, किन अल्फाज के साथ आप करना चाहोगे? मोटिवेशन लेटर बेसिकली ये होता है कि आपकी ज़िंदगी की एक कहानी होती है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी और वो जो प्रोग्राम आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो वो कैसे इंटरवीन करती हैं और कैसे आप अपने आप को उस प्रोग्राम से जोड़ सकते हो। आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो कैसे रहे हैं और कैसे आपको सूटेबल बनाते हैं। तो आप आपने मुकम्मल एक कहानी लिखनी होती है, उसको एक प्रोफेशनल रखते हुए बट स्टिल थोड़ा-सा उसमें इमोशनल टच होना चाहिए, ताकि पढ़ने वाला भी रिलेट कर सके उसको। और जो प्रोग्राम के एलुमनाई हैं और जो भी आपके पास एक नॉलेज इतना होना चाहिए जो भी आप लिख रहे हैं, ताकि पढ़ने वाले को लगे कि हाँ, आप इस प्रोग्राम के लिए सूटेबल हैं। तो इस बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट। हिना गौस, आप अगर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगी, यूग्रेड इलोमिना भी आप रह चुकी हो, स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप की, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ की ऑफ़र आई है, जिसमें बाज़ औक़ात हम जो है मोटिवेशनल लेटर लिखते हैं, बाज़ औक़ात हमने कवर लेटर लिखना होता है। तो आप उनके बारे में कुछ अगर वर्ड ऐड करना चाहती हो, तो फिर हम जो है क्वेश्चंस आंसर की तरफ आते हैं। जी, मैं यही कहूँगी कि मोटिवेशन लेटर जो होता है वो आपका एक की एस्पेक्ट होता है आपकी सिलेक्शन कराने में। इट वर्क्स लाइक अ रेज़्यूमे। आपका जो होता है मोटिवेशन लेटर ही होता है जिसके थ्रू आप जो है शॉर्टलिस्ट होते हो। दिस इज़ लाइक जीपीए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी 3.5 जीपीए होती है। एक क्राइटेरिया होता है कि अप्लाई करें वो लोग जिनकी 3.5 से अबव है। सो अब हमें डिफर कैसे करना है, तो हम डिफर करते हैं एसओपी से।
सो एसओपी मेन पॉइंट होती है जो आपको शॉर्टलिस्ट कराती है, आपको इंटरव्यू की कॉल दिलवाती है। सो इसलिए आपको चाहिए कि जो एसओपी होनी चाहिए वो बहुत इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, वो वैसी चीजें कवर करे जो आपकी एक नॉर्मल प्रोफाइल जो हम एक देते हैं अपने पूरी इन्फो, इट्स समथिंग एल्स। सिकंदर वाज राइट, इट्स अ स्टोरी ऑफ योर लाइफ। आप जो चीजें अपनी एप्लीकेशन में नहीं डाल सकते वो आप अपनी एसओपी में डाल सकते हो, ताकि आप जो है रीडर को इम्प्रेस कर सको अपनी लाइफ से। सो एसओपी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि आपको शॉर्टलिस्ट कराता है। अक्सर अगर मैं कुछ वर्ड जो है रिलेटेड टू मोटिवेशनल लेटर मेंशन करना चाहूँ तो मैंने ये देखा है कि ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से कि आप मुझे मोटिवेशनल लेटर भेजें, या जो लोग अवेल कर चुके हैं, लेकिन ये बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इस पॉइंट का आपकी एप्लीकेशन पे। और अगर लेट्स सपोज आप मोटिवेशनल लेटर लिखते हो तो जो रीडर है उनके सामने आप नहीं होते, बल्कि वो मोटिवेशनल लेटर आपकी कहानी बन के उसके सामने होती है। तो आपने उसको रिप्रेजेंट कैसे करवाना है कि मैं एक एलिजिबल कैंडिडेट हूँ, मैं एक राइट कैंडिडेट हूँ फॉर दैट पोजीशन। तो यही रोल मोटिवेशनल लेटर का भी होता है। तो अभी हम जो है ओवरव्यू जो है करेंगे वन बाय वन मोटिवेशनल लेटर की। अगर वो इरास्मस मंडस के मोटिवेशनल लेटर को अगर हम ओवरव्यू करें, सिकंदर हयात जो है वो हमें बताएगा कि उसमें वो कौन से पॉइंट से अगर कोई बंदा वो अप्लाई करना चाहता है तो वो किस तरह प्लेन बनाए कि अगर वो मोटिवेशनल लेटर लिखना चाहता हो फॉर इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप। तो इरास्मस मंडस में ये आपके पास ऑप्शन होता है कि आप 3 प्रोग्राम में मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो आपकी कोर बॉडी होगी लेटर की, जो कि ऑलमोस्ट 3 प्रोग्राम में सेम होगी, ठीक है। वो जो बातें हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है या कुछ चीज़ें हैं, वो जो तीनों लेटर्स में सेम होंगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो लेटर आपने शुरू करना है, लेटर का स्टार्ट जो है वो हर प्रोग्राम के लिए डिफरेंट होना चाहिए। बेसिक बात ये है कि आपने अभी बहुत सारे तरीके हैं शुरू करने के। कुछ लोग सिंपल शुरू करते हैं कि मैं अभी ये पढ़ चुका हूँ, मैं ये कर रहा हूँ और ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये भी बेहतर तरीका है, ठीक है। कुछ लोग शुरू करते हैं कहानी से कि मेरा इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ। आप अपने यूनिवर्सिटी की कोई बात बता सकते हैं, या आप जॉब कर रहे थे तो आपने पर्टिकुलर चीज़ देखी जॉब में और फिर आपका किस तरह उसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ और आपने उसमें क्या किया, ठीक है। आप इसको इस तरह रिलेट कर सकते हैं। कुछ लोग ये करते हैं कि वो बचपन की कहानियाँ लेके बैठ जाते हैं कि मैं छोटा सा था तो मुझे ये नज़र आता था तो फिर मैंने ये किया। तो वो जो लोग पढ़ रहे होते हैं, अगर वाक़ई बहुत ही जेन्युइन आपका इस तरह का नहीं है, आप समझते हो कि आपने ज़िंदगी में बाद में इंसान डिसाइड करता है, ज़ाहिर-सी बात है, आप हाई स्कूल के बाद डिसाइड करते हो कि आपने क्या करना है। तो आपने वहाँ नहीं जाना बहुत पीछे कि मैं छोटा सा था तो ये करता था। कोशिश करें कि वो बहुत ही क्लीशे वे है, बहुत ही पुराना तरीका है। तो आपने बेसिक स्टार्ट करना है कि आपका इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ। आपने प्रोग्राम को पहले देखना है डिटेल में कि उस प्रोग्राम में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं, किस-किस तरह की चीज़ें किस-किस तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं उस प्रोग्राम में, और आपका जो एक्सपीरियंस है वो कितना रिलेट करता है। और फिर आपने उस अपने एक्सपीरियंस में से कोई एग्ज़ाम्पल उठानी है कि मैं उस लैब में काम कर रहा था, मैं वो जॉब कर रहा था, तो वहाँ से मेरा इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो आपने पहले पैराग्राफ में थोड़ा-सा इस तरह लिखना है और फिर उसको रिलेट करना है अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ। तो ये होगा पहला पैराग्राफ इरास्मस के बारे में। सेंट्रल पैराग्राफ में हम फिर बाद में अगले सवाल में डिस्कस करेंगे। अभी हिना कुछ ऐड करना चाहती हैं? ठीक। अ, जी, मेरे हिसाब से कि आपको जो एसओपी है वो शुरू करनी चाहिए अपने बैकग्राउंड से। मतलब आपका जो पहला पैराग्राफ हो, जो 2 लाइन्स हों, वो ऐसी कि जो आपको जब रीडर पढ़े तो स्टार्ट से उसको पता चले कि राइट नाउ आप जिस पोज़ीशन पे हो तो आपका बैकग्राउंड और आपकी मोटिवेशन उसमें क्या थी, और वो जो 2 या 3 लाइन्स हों वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उम, कुछ लोग ये शुरू करते हैं कि मेरा नाम ये है या फिर मैंने ये पढ़ा है और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ये। ये चीज़ें बताने की एसओपी में मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप अपना प्रोफ़ाइल बनाते हो, तो उसमें आप अपना नाम भी देते हो, आप अपनी यूनिवर्सिटी भी देते हो और आप अपने अवार्ड्स भी शो कर देते हो कि भाई मैं गोल्ड मेडलिस्ट था, मैं फलाने से पढ़ा और मैंने इंजीनियरिंग की हुई है या मैंने मेडिकल किया हुआ है। पर आपको फर्स्ट पैराग्राफ ऐसा उसको इंटरेस्टिंग बनाना है, लाइक अ एसे और समथिंग, कि मैंने यहाँ से शुरू किया, अब मैं इस जगह पहुँची हूँ विथ दिस अचीवमेंट। तो आपको अपने बैकग्राउंड को रिलेट करना है उस 3 लाइनों में। और दूसरा कि जैसे सिकंदर ने बोला कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल जो है बिल्कुल अपने बचपन को लेके आते हैं कि भाई मेरे बचपन में ये मेरा इंटरेस्ट था, तो फिर मैं जो है अब उस वजह से मैं आगे आते-आते और नाउ आई एम इंजीनियर और नाउ आई एम अ डॉक्टर। तो ये इतनी कोई रियलिस्टिक नहीं है। हाँ, अगर
मे भी अगर आपका वाकई हो ऐसा कुछ तो वो आपको जो है एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ सकती है, बट मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप जब स्टार्ट करो इट वुड बी लाइक ऐसे स्टोरी जो आपकी 3 लाइनें आपका बैकग्राउंड डिफाइन करें विद अ स्ट्रॉन्ग रीजन। ठीक है। सिकंदर आयत और इन आगाज में एक ही क्वेश्चन अगर पूछूं कि लेट्स सपोज मैं मोटिवेशनल लेटर लिखना चाहता हूं और मुझे ना इरास्मस मंडस के बारे में पता है ना मुझे स्टाइपेंडियम के बारे में पता है और मैं कंप्लीटली एक नया कैंडिडेट हूँ इन ऑर्डर टू विन स्कॉलरशिप, तो मोटिवेशनल लेटर लिखने से पहले मुझे वो कौन से पॉइंट्स जो है वो जहन में रखने चाहिए, मुझे होमवर्क में क्या करना चाहिए? तो होमवर्क में सबसे पहले आपको ये करना चाहिए, मसलन इरास्मस है, अगर इरास्मस में बात करूँ तो कैटलॉग आपको देखना चाहिए। इरास्मस मंडस जॉइंट मास्टर डिग्री कैटलॉग ये इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसमें सारे प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। तो आप उस जैसे ही प्रोग्राम पे क्लिक करोगे उसकी डिटेल्स आ जाएंगी और उसकी वेबसाइट पे आ जाएगी। एक तो मेन इरास्मस की वेबसाइट है और एक उस प्रोग्राम की वेबसाइट है, ठीक है। आप अपने कीवर्ड्स पहले लिखो कि मसलन आप जियोलॉजिस्ट हो, नेचुरल साइंसेज है, जो भी, तो आपके सामने प्रोग्राम्स वो कुछ आ जाएंगे। तो फिर आप उस प्रोग्राम्स पे जाओ और सब प्रोग्राम्स को चेक करो कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से टीचर्स हैं, उनकी लैब्स कैसी हैं, वो रिसर्च कैसी कर रहे हैं आजकल। इन सब चीज़ों को देखो और फिर देखो कि क्या वाकई आप इस काबिल हो, आपका बैकग्राउंड इससे मैच करता है। वैसे अगर प्रोग्राम बिल्कुल ही डिफरेंट है और आप उससे बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहे, डजेंट मैटर कि आप कितना अच्छा मोटिवेशन लेटर लिखते हो, आप नहीं हो पाओगे उसमें। कोई ना कोई मैच होना जरूरी है आपके इंटरेस्ट का और उस प्रोग्राम का आपस में। तो आप सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपना फुल बैकग्राउंड रिसर्च करो और जो भी आप, अक्सर ये होता है कि कैटलॉग भी होता है, उसमें कोर्सेज भी होते हैं और कोर्सेज के टीचर्स भी होते हैं इवन, ठीक है। तो आप कम से कम 1 महीना या 2-3 हफ्ते इस चीज़ को दो, आप डिटेल में हर चीज़ को देखो कि उनकी क्या रिसर्च है। कहीं ना कहीं लिंक करेगी वो आपसे इंशाल्लाह, ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है, वो आपसे लिंक करेगी। तो फिर जब जितना सारा बैकग्राउंड नॉलेज होगा उसके आप नोट्स बनाओ छोटे छोटे, ये प्रोग्राम है, इसकी ये स्ट्रेंथ्स हैं, ये वीकनेसेस हैं, मैं कैसे इससे रिलेट कर सकता हूँ और कौन कौन से प्रोफेसर हैं, उनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, ऑल दैट, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास एक बैकग्राउंड नॉलेज होगा और आप एक बड़ा अच्छा मोटिवेशन लेटर लिख सकते हो। बिल्कुल। अगर मैं इसी से रिलेटेड स्टाइपेंडियम हंगेरिकम के बारे में बात करूँ तो जितने भी लोग जो है, कल भी हमने कुछ दिन पहले हमने एक सेशन किया था और यही क्वेश्चन जो कमेंट्स में स्टूडेंट पूछ रहे थे कि हाउ वी शुड राइट मोटिवेशनल लेटर, सो फॉर देम आई विल मेंशन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना, यू हैव टू सर्च योर यूनिवर्सिटी फॉर स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप। सो उसके लिए हमने वेबसाइट जो है हम लिंक डिस्क्रिप्शन में भी देंगे, पहले कमेंट में भी होगा। और काइंडली जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसे डिफरेंट स्टडी ग्रुप में अपने टाइम लाइन पे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को ये पॉइंट्स जो है वो पहुंच सके और उसी आज के डिस्कशन से, जो कि बहुत ही मेन डिस्कशन है। अगर आप स्कॉलरशिप की नॉमिनेशन के बारे में बात करते हो तो मोटिवेशनल लेटर जो है द सेकंड नंबर, जब आप सीजीपीए के बाद जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, बल्कि बाज़ औक़ात फर्स्ट नंबर पे आ जाता है मोटिवेशनल लेटर, क्योंकि जो आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं उनको चाहिए कि आप में वो कौन से गट्स हैं, आप में वो कौन से क्वालिटीज है जो आप हमें और हमारी यूनिवर्सिटी को इन रिटर्न जब आप जाते हो बैक टू योर कंट्री, उससे आपकी कंट्री को फायदा हो सकता है। तो अगर मैं स्टाइपेंडियम हंगेरिकम के बारे में बात करूं जो कि एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, बैचलर, मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है, खासकर मैं उसे ज्यादा इनकरेज उन्हीं स्टूडेंट्स को करता हूं जो 18 टू 23 है और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में वो पढ़ रहे हैं। अगर वो पहले सेमेस्टर में है, सेकंड सेमेस्टर में, डजंट मैटर, आप लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी से आपने क्या करना होगा, सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी को सर्च करना है। यूनिवर्सिटी के बाद आपने फील्ड को सर्च करना है कि किस फील्ड में मैंने बैचलर करना है, मास्टर करना है, पीएचडी करना है। उसके बाद आप लोगों ने होमवर्क ये करना है कि स्टाइपेंडियम हंगेरिकम के पोर्टल पे कुछ पॉइंट्स गिवन है। वो पॉइंट्स क्या है कि मैं इस प्रोग्राम को क्यों चूज कर रहा हूँ, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है इस प्रोग्राम से। लेट्स सपोज आई एम अप्लाइंग फॉर मास्टर इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, सो व्हाट इज माय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दैट प्रोग्राम। मेरे वो कौन से पॉइंट्स हैं, मेरे वो कौन से मोटिवेशन टर्म्स हैं, कंडीशन है जो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। दूसरा पॉइंट आप लोगों का ये होना चाहिए, आप लोगों ने बुलेट पॉइंट्स में लिखने हैं। जो तीसरा पॉइंट है आप लोगों ने ये लिखना है, जिस तरह सिकंदर भाई ने भी बात की कि इरास्मस मंडस के लिए भी है कि बोर्ड से जितनी भी स्कॉलरशिप है उनके लिए एक मेन पॉइंट होता है कि आपका बैकग्राउंड एक्सपीरियंस क्या है। लेट्स सपोज अगर आप बैचलर के लिए कर रहे हैं
तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप कहें कि मेरा बैचलर जो FAC में मेरी डिग्री थी वो इंजीनियरिंग में थी, मेडिकल में थी, मैंने ये अचीवमेंट हासिल की है और इसी पॉइंट से मुझे मोटिवेशन मिली है कि मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ इस पार्टिकुलर प्रोग्राम में। अपने बैकग्राउंड को आपने रिलेट करना है कि जिस पार्टिकुलर प्रोग्राम में आप लोग अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों ने स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप की मोटिवेशन लेटर लिखने में याद रखना है कि ये के मींस लेट्स सपोज मुझे ये स्कॉलरशिप मिल जाती है, मुझे स्कॉलरशिप जो है वो मिल जाती है, तो इस स्कॉलरशिप से मुझे वो कौन से पॉइंट्स जो है वो मिलेंगे जो मेरे लिए, मेरे फ्यूचर के लिए और मेरे कंट्री के लिए यूजफुल साबित हो सकते। ये आपका चौथा पॉइंट होगा मोटिवेशनल लेटर लिखने के लिए कि जब आप लोग स्टाइपेंडियम हंगेरिकम के लिए मोटिवेशन लेटर लिखना चाहते हो। ये होमवर्क है आप लोगों का बिफोर स्टार्टिंग मोटिवेशनल लेटर। जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मींस इस स्कॉलरशिप में जब आप आते हो तो आप अपने गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो कि मींस आई विल गो बैक टू माय कंट्री व्हेन आई कंप्लीट माय स्टडीज। तो उसमें आपने इस पॉइंट को मेंशन करना है कि जब मैं ये डिग्री हासिल कर लेता हूँ, डिग्री के हासिल करने के बाद मुझ में वो कौन से क्वालिटीज आ जाएंगी कि जब मैं वापस पाकिस्तान जाऊंगा, वापस जो है इंडिया जाऊंगा, तो मैं अपने कंट्री को किस तरह सर्व कर सकता हूँ। तो ये आप लोगों का होमवर्क है कि जब आप लोगों ने मोटिवेशनल लेटर लिखना है, इन पॉइंट्स को आप लोगों ने कलेक्ट करना है और फिर इनको किस तरह ऑर्गेनाइज करना है, आज के सेशन में हम बाद में इस पे बात करेंगे। हिना गौस, अगर आप यूग्रेड के बारे में या ओवरऑल अभी आप मुख्तलिफ जगह पे कंपनीज में अप्लाई कर रहे हो जिसमें मोटिवेशनल लेटर लिखना होता है, कवर लेटर लिखना होता है, मैं आपको बताऊं कि हमारी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशकोल्स में मेरे साथ हिना गौस भी इसी पे करियर काउंसलिंग पे काम करती हैं, जहां हम स्टूडेंट्स के मोटिवेशनल लेटर पे और कवर लेटर पे डिफरेंट सेशंस भी करते हैं, स्टूडेंट्स को गाइड भी करते हैं। तो हिना गौस, आप अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं रिगार्डिंग मोटिवेशनल लेटर, अगर वो यूग्रेड हो या यूग्रेड के अलावा कोई भी अपॉर्चुनिटीज हो, तो आप काइंडली कुछ ऐड करें। पहले तो मैं थोड़ा ओवरव्यू देना चाहती हूँ यूग्रेड के बारे में। सो इट्स अंडरग्रेड प्रोग्राम। जब आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे होते हो पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में, बैचलर्स, तो आप या तो अपने फर्स्ट सेकंड ईयर में हो या अपने थर्ड ईयर में हो, तो आप एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। यूग्रेड बेसिकली एक एक्सचेंज प्रोग्राम है जो आप अपना एक सेमेस्टर, 7th सेमेस्टर आप किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में स्टडी करते हो। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको अब्रॉड का एक्सपीरियंस मिलता है, आपको स्टडी का एक्सपीरियंस मिलता है और आपको कल्चरल डाइवर्सिटी मिलती है। और ये एक बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप है। तो उसका एसओपी, मैं ये समझती हूँ कि यूग्रेड में सिलेक्शन एसओपी के बेसिस पे होता है। तो आपको एक काइंड ऑफ क्वेश्चंस मिले हुए होते हैं जिनको आपको आंसर करना होता है। पहले हम कोई भी मोटिवेशनल लेटर हो, चाहे वो यूग्रेड के लिए हो, चाहे स्टाइपेंडियम के लिए हो, एरास्मस के लिए हो, या किसी और पीएचडी या किसी भी स्कॉलरशिप के लिए हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले एक ड्राफ्ट बनाएं। उस ड्राफ्ट में अपनी पॉइंट्स मेंशन करें कि आपके पास अभी क्या क्या चीजें हैं, आपके पास एजुकेशन क्या है, आपके प्रोजेक्ट्स क्या हैं, आपके एक्स्ट्रा स्किल्स क्या हैं, हाउ गुड आर यू एट स्पोर्ट्स, आपकी एक्टिविटीज क्या हैं। क्योंकि अगर हम स्कॉलरशिप्स को फोकस करें तो ऑफ कोर्स उनको वो कैंडिडेट चाहिए कि जो बहुत आउटस्टैंडिंग हो, आउटस्टैंडिंग नॉट इवन इन स्टडीज, आउटस्टैंडिंग हो अपनी कल्चरल लाइफ में भी, सोशल लाइफ में भी। तो आपको पहले सारी पॉइंट्स को ड्राफ्ट करना है। पहले तो आप स्टार्ट करेंगे अपने, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया था कि आपकी जो एसओपी हो वो एक स्टोरी की तरह हो। तो आप पहले मेंशन करेंगे कि आपने बैकग्राउंड कहाँ से शुरू किया। फिर जैसे मेरे दोनों फ्रेंड्स ने बोला कि हमें जहाँ पे भी अप्लाई करना होता है तो हमें अपनी प्रीवियस एजुकेशन से उसको कनेक्ट करना होता है। तो आपने जो प्रोग्राम में जाना है तो आपने मेंशन करना है कि मैंने ये पढ़ा है, अब मैं फर्दर जो पढ़ने जा रही हूँ या मैं आगे जो भी जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रही हूँ वो मेरे से कैसे कनेक्टेड है, मैं इसमें इंटरेस्ट क्यों। अब मैं अपना बताती हूँ कि मेरे बैचलर्स और मेरी मास्टर्स दोनों डिफरेंट डिग्रीज में है, बट somehow I related, they are not totally different। so मैंने यही बताया कि मेरे जो प्रोजेक्ट्स थे उनके थ्रू मैं मोटिवेट हुई और नाउ आई वांटेड टू डू माय मास्टर्स इन सीएस, क्योंकि मैंने जो अपनी थीसिस प्रोजेक्ट्स किए थे वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड से। तो आपको एक कड़ी लाजमी जोड़नी होती है कि आप जो करने जा रहे हो वो आपकी प्रीवियस स्टडी से कैसे जो है कनेक्टेड है। उसके बाद फिर आप आते हो स्टडीज, जब आपका एकेडमिक प्रोफाइल वाला पैराग्राफ चला जाता है तो उसके बाद आप आते हो अपनी उन पॉइंट्स पे के
अपार्ट फ्रॉम क्लासरूम, आउटसाइड क्लासरूम आप कितने एक्टिव हो, क्योंकि ये चीज भी आपको एक्टिव बनाती है। सिर्फ आप एक कमरे में बैठ के स्टडी कर रहे हो, दैट्स नॉट इनफ। स्पेशली अगर आप यू ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको बहुत सोशली एक्टिव होना पड़ता है। आपको कम्युनिटी में लाइक, हाँ, वो ये भी चेक करते हैं कि आप एज ए पर्सन कैसे हो, आप कम्युनिटी में कैसे हो, आपका सोशल वर्क क्या है, आप स्पोर्ट्स में कितने अच्छे हो। तो आपको ये सारी पॉइंट्स मेंशन करनी होती है। हम ये समझते हैं कि भाई बस पढ़ लिया तो बहुत हो गया, स्पोर्ट्स कौन पूछता है। ये बहुत ज्यादा बड़ा एक फैक्टर है जो आपको एसओपी को स्ट्रांग बनाता है कि आप जो है अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन कितने एक्टिव हो, कम्युनिटी में क्या करते हो। अगर आपने कोई ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन की हुई हैं तो इट्स गुड कि आप उनको मेंशन करो। आपने कोई कॉन्फ्रेंसेस ज्वाइन की हुई हैं, आपने कोई जो है सेशंस वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज किए हुए हैं या अटेंड किए हुए हैं, तो आप उन चीजों को एक पैराग्राफ में मेंशन करो कि आप जो है कितने एक्टिव हो। आप अपनी जो सोसाइटी, क्योंकि एज ए पर्सन हम सबका एक राइट है कि हमें अपनी सोसाइटी को पे बे करना है। तो आपने बताना है कि आप जो है हर चीज को एक लेवल के बैलेंस के साथ चला रहे हैं, स्टडीज को भी और सोशली एक्टिव को। तो ये सारी चीजें बतानी है। और फिर आपने नीचे ड्राफ्ट करना है कि आपके स्किल्स क्या हैं, और फिर आप ये जो है प्रोग्राम चूज क्यों करना चाहते हैं, ये आपका जो है फ्यूचर गोल से कैसे रिलेट करेगा। तो ये फ्यू चीजें जो हैं आपको पहले जैसे बुलेट पॉइंट्स में लिख दें, उसके बाद फिर आप उनको रफली ड्राफ्ट करें, फिर उसको थोड़ा इम्प्रूव करें, फिर थोड़ा इम्प्रूव करें। तो ये एक मेथड है कि जिसके थ्रू आप जो है कोई भी एसओपी हो उसको इजीली लिख सकते हैं स्टेप वाइज। फर्स्ट बुलेट पॉइंट कि आपके पास क्या स्किल्स हैं, क्या एजुकेशन है, क्या चीजें आपने मेंशन करनी है, फिर उनको एक पैराग्राफ ऐसे में लिखते हैं, फिर उसको आहिस्ते इम्प्रूव करें, फिर इम्प्रूव करें। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि हम जो फॉर्म फिल करते हैं उसमें हमें, अगर हमारे पास पूरे अपने डॉक्यूमेंट्स और एवरीथिंग है तो 2 घंटे इनफ है। पर आप, मैं ये सजेस्ट करूंगी शुरू से लेके लास्ट तक आपका जितना इंपॉर्टेंट टाइम है आप अपनी एसओपी के दो। अगर आपकी एसओपी परफेक्टली रेडी है तो सब कुछ रेडी है। फॉर्म इज जस्ट फॉर 2 आवर्स। इसके बाद मीन्स जिस तरह हिना ने भी बात की कि लेट्स सपोज हम स्टडीज को भी रिलेट करते हैं, हम पॉइंट्स को भी डिस्कस करते हैं, तो उनके बाद जो सेकंड इम्पोर्टेंट काम है आप लोगों का एसओपी लिखने से पहले कि आप अपने अचीवमेंट्स को हाईलाइट करें। बाज़ औक़ात हम क्या कहते हैं कि अक्सर मैं रिव्यू करता हूँ या जो स्कॉलर्स है वो रिव्यू करते हैं डिफरेंट लोगों के एसओपीज, तो उसमें ये लिखा होता है कि आई हैव बीन अ प्रेसिडेंट ऑफ दैट सोसाइटी फॉर 5 years इन फॉर 6। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट दैट यू आर अ प्रेसिडेंट ऑफ इन ए सोसाइटी। ये इम्पोर्टेंट है कि आपने उस टेन्योर में जब आप प्रेसिडेंट थे आपने वो कौन से काम किए थे जिससे आपकी सोसाइटी को कुछ मिला था, जिससे आपने कुछ अचीव किया था, और बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन आप में वो कौन से लीडरशिप स्किल्स आए थे जो अभी आपको यूनिक बनाएगा बाकी कैंडिडेट से। तो आपने हर एक पॉइंट को केश करना है। देखो एक अचीवमेंट बाज़ औक़ात हमारे पास बहुत छोटी होती है, हम जाते हैं किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में तो वो हमारे माइंड में उनकी इतनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर आप उसे सही वर्डिंग के साथ और जिस पार्टिकुलर पोजीशन के लिए अप्लाई करते हो, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो, कुछ दिन पहले सिकंदर भाई से बात हो रही थी रिगार्डिंग जो है एसओपीज रिलेटेड मोटिवेशनल लेटर फॉर एरास्मस मंडल स्कॉलरशिप, और उसने ये कहा कि हमारे पास एक लड़की है व्हिच इज नॉट दैट मच गुड इन रिसर्च इन जियोलॉजी फील्ड, लेकिन उसमें ये है कि वो वीडियोग्राफी में काफी अच्छी है और जियोलॉजी से रिलेटेड उनकी जो है काफी शौक है वीडियोस बनाना। तो उसने अपने मोटिवेशनल लेटर में उस पॉइंट को इस तरह हाईलाइट किया था कि उसकी नॉमिनेशन में जो मेजर इम्पैक्ट था वो उसी पॉइंट का था कि यूनिवर्सिटी ने उनको इसीलिए नॉमिनेट किया था कि वो फ्यूचर में जियोलॉजी फील्ड को प्रमोट करे, हमारी यूनिवर्सिटी को प्रमोट करे। तो आप में जो गट्स है उसको आपने पहले समझना है, उसके बाद आपने फिर लिखना। और यही एक पॉइंट है कि हम जब कुछ टाइम पहले रिसर्च स्टार्ट करेंगे, ऐसा ना हो कि कल डेडलाइन है और आज हम मोटिवेशनल लेटर लेके, इसी वजह से यही सेशन हम अरेंज कर रहे हैं कि अभी टाइम है, आप लोग अपने मोटिवेशनल लेटर पे काम करें। इसके बाद जो सिकंदर हयात है, मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि लेट्स सपोज हमने पॉइंट्स भी कलेक्ट किए हैं, हमारे पास अपनी अचीवमेंट्स भी है, हमने यूनिवर्सिटी भी देख ली है, पहले पैराग्राफ के बारे में आपने बताया। आप मीन्स लेट्स सपोज अगर आपको मैं ये टाइम दूं और आप कहो कि आप लिख रहे हो, तो आप अपने स्टार्टिंग पैराग्राफ को, पहले भी आपने बताया किस पॉइंट से आप स्टार्ट करोगे जो अभी आपकी अचीवमेंट्स है वगैरह मोटिवेशनल लेटर। तो मैं तो प्रोग्राम्स के हिसाब से जी स्टार्ट करूंगा कि उस
प्रोग्राम के लिए जो मेरी मोटिवेशन है वो डेवलप कैसे हुई, ठीक है। तो ये एक बड़ा इजी सा पॉइंट है कि पहले पहले पैराग्राफ के लिए आप ये देख लो कि आपका जो है उस प्रोग्राम के लिए मोटिवेशन डेवलप कैसे हुई, कि आपकी ज़िंदगी ने कैसे कैसे मोड़ लिए कि आप वहां तक पहुंच गए। तो पहले आप वो लिखो। और दूसरी बात यह है कि आप बेशक अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो आप अपनी ज़ुबान में, उर्दू में, हिंदी में, या जिसमें आपकी जो ज़ुबान है आप उसमें लिख लो और फिर उसको ट्रांसलेट कर लो, कोई मसला नहीं है। क्योंकि बाज़ औक़ात इंग्लिश में ये होता है कि आपकी थॉट प्रोसेसिंग उतनी नहीं होती और आप छोटे छोटे सेंटेंस लिख के और उसको बिल्कुल काम खत्म करने वाली बात करते हो। तो आप उसको उर्दू में लिख लो, कोई मसला नहीं है, और बाद में फिर ट्रांसलेट करा लो उसको, या खुद कर लो या सॉफ्टवेयर से कर लो, कोई इशू नहीं है वो। दूसरी बात ये है कि बहुत मुश्किल वर्ड्स यूज़ ना करो, स्पेशली यूरोप के लिए ये है कि यहाँ लोगों की इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है कि, और इवन अमेरिका में भी अगर आप अप्लाई करते हो तो मुश्किल वर्ड से आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। आपको अपने आप को प्रूव करना होगा कि आप वाक़ई में आपको कुछ आता है, और आसान लफ्ज़ों में और आसान सेंटेंसेस में। लेकिन ये ना हो कि सेंटेंसेस बहुत छोटे-छोटे हों, एक मुनासिब मिक्सचर हो लंबे सेंटेंसेस का, कॉम्प्लेक्स का और छोटे सेंटेंसेस का, तो उसकी खूबसूरती में और उसके फ्लो में इज़ाफ़ा करता है, जो भी आपका मोटिवेशन लेटर है। तीसरी बात ये है कि आपने आपने सिर्फ वर्ड्स नहीं लिखने के, मैं बहुत कॉम्पिटेंट हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, ठीक है। बाद दफ़ा ये होता है कि आप 100 वर्ड्स लिख देते हो कि मैं कॉम्पिटेंट भी हूँ, मैं हार्ड वर्किंग भी हूँ, मैं ये भी हूँ, ब्राइट भी हूँ, लाइक गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ, सब कुछ है। लेकिन आप ये नहीं लिखते कि आप कैसे हो ये चीज़, आप हार्ड वर्किंग कैसे हो, या बाकी चीज़ें आप कैसे हो। तो आपने ये करना है कि आपने बजाय ये वर्ड्स यूज़ करने के आपने एग्ज़ाम्पल से उस चीज़ को लिखना है, और बहुत चीज़ें नहीं लिखनी कि आप सुपरमैन नहीं हो, आप इंसान हो। तो आपने एक मुनासिब सा एक मॉडरेट रह के आपने सिर्फ ये बताना है कि आपने ये काम किए हुए हैं, और ये लिखना है कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ। आपने ये लिखना है कि मैं पढ़ता भी था, साथ-साथ मैंने ये जॉब भी किया और अपना फीस भी दिया। तो बजाय ये लिखने के कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, तो इससे ये साबित हो जाएगा कि आप हार्ड वर्किंग हो, ठीक है? या आप ये लिख सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक फुलब्राइट का एक एप्लीकेशन था, ठीक है? उस लड़के का जो जीपीए था वो 2.8 था समथिंग, ठीक है? लेकिन उसका जीआर स्कोर अच्छा था और उसने बहुत सारी वॉलंटियरिंग वर्क किया, उसने एक छोटा-सा एक स्टार्टअप शुरू किया हुआ था। तो आप अपना जो भी नेगेटिव पॉइंट है, बजाय उस पे फ़ोकस करने के या उस पे एक सिम्पैथी लेने के कि मेरा कोई रिश्तेदार मर गया तो ये हो गया, या मैं बहुत गरीब था तो ये हो गया। आपने शो करना है कि आपने उसको ओवरकम कैसे किया है, ठीक है? आपने ये नहीं कहना कि ये बहुत ब बुरे हालात थे और फिर भी मैंने पढ़ लिया, ठीक है? पढ़ तो कितने सारे लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन आपने शो करना है कि आपने क्या चेंज लाया अपनी ज़िंदगी में, अपनी फैमिली की ज़िंदगी में और अपनी कम्युनिटी की ज़िंदगी में, बजाय जितनी मुश्किलात थी, ठीक है? तो इस चीज़ को आपने थोड़ा-सा एलैबोरेट करना है। और तीसरी चीज़ ये है कि आपने ये नहीं लिखना कि मेरे मुल्क का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत तबाह है और मैं बाहर अप्लाई करने जा रहा हूँ, ठीक है? या मैं बहुत ही बैकवर्ड एरिया से हूँ, या पाकिस्तान जो है बहुत ही पुअर कंट्री है, या इस तरह के एडजेक्टिव यूज़ नहीं करने आपने, ठीक है? इससे कोई भी ये नहीं साबित होगा कि ये लड़का बड़ा ज़बरदस्त था, ठीक है, ये अप्लाई कर रहा है और ये उस पॉवर्टी से निकल रहा है। आपने ये साबित करना है कि आपने कहना है कि हाँ, हालात चैलेंजिंग थे, लेकिन मैंने कोशिश की और उनको मैंने ओवरकम किया। मेरे अपना जो ज़ाती राय में मैंने उनको ओवरकम किया और मैं उसको मज़ीद बेहतर करना चाहता हूँ, ठीक है? तो फिर हम गिव बैक करने पे अगले पॉइंट पे बात करेंगे। तो ये मोटे-मोटे पॉइंट्स हैं, इन सबको ध्यान में रखना है हमने मोटिवेशन लेटर लिखते हुए। एक बार मैं अभी जो स्टूडेंट्स अभी हमें देख रहे हैं या मे बी बाद में देखेंगे, तो वो स्टूडेंट जब इस तरह लाइव सेशन होता है, तो वो इस लाइव सेशन को फुल नहीं देखते और वो यही समझते हैं कि मीन्स मोटिवेशनल लेटर एक रेडीमेड चीज़ है। लेकिन अगर आप पूछते हो ना, जो स्टूडेंट्स एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी को अवेल कर चुके हैं, अगर वो यो ग्रेड है, अगर वो फुली ब्राइट है, तो उसके पीछे एक लंबी एक स्ट्रगल की एक लिस्ट होती है। तो अभी मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये जो पॉइंट्स सिकंदर भाई एक्सप्लेन कर रहा है, हिना गौस और मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग अपने साथ एक पेज रखें, इसी पॉइंट्स को नोट करें और इसी पॉइंट पे आप अपनी मोटिवेशनल लेटर, ख्वाह वो कोई भी स्कॉलरशिप हो, इसी पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आप लोग उसी पे काम करें और उसी के मुताबिक अपने मोटिवेशनल लेटर को डिजाइन करें। हिना गौस, मजीद इसी पॉइंट पे आप कुछ ऐड करना जी, चाहेंगे मुझे रिलेटेड? कुछ ऐड करना है और कुछ क्वेश्चंस भी अभी मैंने देखे हैं, तो मैं साथ-साथ उनको भी आंसर आंसर करूँगी। पहले तो मैं ये ऐड करूँगी कि जैसे सिकंदर ने अभी बिल्कुल बोला कि आपको जो है अपने कंट्री के बारे में नहीं शो करना कि हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है, क्या है। हम वी नो कि इतना कोई हमारा एजुकेशन सिस्टम चलो ठीक नहीं है। पर अगर आप अपनी एसओपी में ये चीज़ मेंशन करेंगे, ये आपके लिए नेगेटिव वर्क करेगी। क्योंकि जब रीडर ये देखेगा कि भाई एक बंदा है जो अपनी कंट्री का इतना बुरा इमेज हमारे सामने शो कर रहा है, कि व्हाट इफ जब उसको हम अपने कंट्री बुलाएँगे तो वो जो है क्या हमारा इमेज शो करेगा।
तो ये आपका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ सकता है कि जो है आप जो है अपनी कंट्री को कितना बुरा जो है रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ये आपको अवॉइड करनी चाहिए। हमेशा अपनी कंट्री को पॉजिटिवली जो है रिप्रेजेंट करो। और दूसरा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन था लड़की का कि हमें जो है किस लेवल की जो है वोकैब यूज करनी चाहिए, काफी फैंसी हो या क्या। नहीं, आप सिंपल लफ्ज में अपनी जो है एसओपी को लिखो। इट शुड बी कंसाइज, इट शुड बी क्लियर, ताकि अगले बंदे तक आपका मैसेज पहुंच जाए। और दूसरा के ये था कि जैसे कि एग्जैक्टली कि आपने ये नहीं मेंशन करना कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैं बहुत कॉम्पिटिटिव हूँ। आपको प्रूव करना है एक रीजन से कि अगर मैंने ये किया था, वो खुद ही शो कर लेगा कि आप बहुत कॉम्पिटिटिव हैं। आप ये शो कर सकते हो कि मैंने थ्रू आउट द बैचलर जो है एक स्कॉलरशिप ली हुई थी, तो ये खुद ही बता देगा कि हाँ ये बंदा हार्ड वर्किंग था तभी उसको स्कॉलरशिप मिली हुई है। और एक और सवाल था कि अगर हमारे पास स्किल्स नहीं है, हमारे पास लेट्स से 2.8 जीपीए है, फिर हम इस चीज को बैलेंस कैसे करें। अगर आपकी जीपीए कम है तो आप अपने स्किल्स को ऊपर उठाएं कि मैं क्लासरूम में 2.8 इज नॉट वेरी बैड जीपीए, ठीक है, आप उसको ओवरकम कर सकते हो। आप ये शो कर सकते हो कि मैं अपने एकेडमिक्स के साथ वॉलंटियर वर्क कर रहा था, मैंने इधर इधर वॉलंटियर वर्क किया है, ये ऑर्गेनाइजेशंस मेरी ज्वाइन की हुई हैं, मैंने यहाँ पे ये काम किया है, मैंने यहाँ पे ये काम किया है। और स्किल्स, आई एम प्रीटी श्योर हर बंदे के पास दो तो एटलीस्ट स्किल्स होते हैं। ये होता है कि हमें खुद को अनकवर करना होता है। हम सारों के पास स्किल्स हैं, किसी के पास कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, किसी के पास प्रेजेंटेशन स्किल्स होते हैं। ये हमें खुद को नहीं पता होता कि हमारे पास कौन से स्किल्स हैं समटाइम्स। तो आपको अनकवर करना होता है खुद को कि हमारे कौन से स्किल्स हैं, और आपको मेंशन करना होता है। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ एक, कि जब मैंने यू ग्रेड के लिए अप्लाई किया था, तो एक मैंने अपने एसओपी में एक सिंपल लाइन लिखी थी कि मैंने स्पोर्ट्स में मैं एक्टिव हूँ मैं। जब मैं इंटरव्यू के लिए गई, ही वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो वो मुझसे पूछता कि आपने, क्योंकि आपकी एसओपी एक होती है कि जब वो इंटरव्यू आपके सामने इंटरव्यूअर बैठा होता है तो उनके लैपटॉप पे आपकी एसओपी खुली होती है। ये सिर्फ यू ग्रेड का केस नहीं है, आज तक मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं, स्कॉलरशिप के हो गए, जॉब के हो गए। तो पहला उनकी ये होती है कि एक लैपटॉप पे उन आपकी जो है रेज्यूमे हो गई, एसओपी हो गई, वो खुली हुई होती है उनके पास। तो मुझे पूछने लगा कि आपने मेंशन किया है यहाँ पे कि आपने जो है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, तो आप मुझे बताएं रिसेंटली आपने कब किया है। तो आपकी एक छोटी छोटी चीज जो है ना वो आपसे मेंशन करती है। और टू बी ऑनेस्ट कि वो, मैंने एक टग ऑफ वॉर में पार्टिसिपेट किया था, इट वाज जस्ट फॉर 2 days, और उसने मेरा बहुत अच्छा इंप्रेशन वहां उस इंटरव्यू पे छोड़ा। तो आपको अपनी माइनर चीजों को भी मेंशन करना है इन अ वे कि वो आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़े। और दूसरा कि जैसे सिकंदर ने बताया कि लेवल ऑफ एजुकेशन यूरोप में इंग्लिश आपकी मैटर नहीं करती, सिंपल हो, आपका मैसेज कन्वे हो। इवन आप यूएसए में अप्लाई कर रहे हो, मेरी यू ग्रेड की जो थी, देयर वाज नो सच फैंसी वर्ड्स। आप सिंपल एक एसओपी लिखो जिसमें आपका मैसेज कन्वे हो, क्योंकि वो आपको इंग्लिश पे जज नहीं करते। इंग्लिश के लिए वो आपका एक टेस्ट ले लेते हैं कि आप जो है कॉम्पिटिटिव हो, बोल सकते हो, कन्वे कर सकते हो। एसओपी इसलिए नहीं होता कि आपकी इंग्लिश कितनी है, वो आपकी इंग्लिश को जज नहीं करते, वो आपको एज अ पर्सन जज करते हैं। सो आपको पहले जो है अपनी इंग्लिश सिंपल रखनी चाहिए, दूसरा ये कि अपने स्किल्स मेंशन करने चाहिए, और जो है कि जो लास्ट लास्ट में होता है कि आपने ये क्यों चूज किया, तो आपको उसको रिलेट करना है। हम फर्दर आगे डिस्कस करते जाएंगे पैराग्राफ बाय पैराग्राफ। जी, अक्सर मैं इसी में एक पॉइंट यही ऐड करना चाहूँगा कि बाज़ औक़ात हमारी इंग्लिश जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि हम नेटिव स्पीकर नहीं है, तो हम सिर्फ जो है वो ये कर सकते हैं कि हम उर्दू में लिख सकते हैं, अपनी नेटिव लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और उसके बाद जो है आजकल तो एक मैं तो कहता हूँ कि आजकल के ज़माने में स्कॉलरशिप लेना और अपॉर्च्युनिटीज़ को अवेल करना थोड़ी बहुत स्ट्रगल की ज़रूरत होती है, बल्कि आपको ये अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत आसानी से मिल जाती, क्योंकि आजकल जो है यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिस पे आपको जो स्कॉलर्स ये स्कॉलरशिप अवेल कर चुके हैं,
उनके मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स पढ़े होते हैं, उनके मुख्तलिफ जो है इंफॉर्मेशन पढ़े होते हैं। इसी के बाद जो है फ्रीलांसिंग आज एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप लोग उर्दू में लेके अपने पॉइंट्स को मेंशन कर और फिर किसी अच्छे राइटर्स को फ्रीलांसिंग पे ढूंढे। एक ही बार अगर आपका मोटिवेशन लेटर बन जाता है, आपको आइडिया हो जाएगा, तो आप इस बात की वजह से अगर मोटिवेशन लेटर नहीं लिखते कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो इनका भी सोल्यूशन नहीं है कि आप लोग उसे उर्दू में लिख सकते हैं, सिंपल इंग्लिश में लिख सकते हैं और आप उसे फिर अपनी टीचर से, एक्सपर्ट से, किसी भी बंदे से आप लोग रिव्यू करवा सकते हैं और वही मोटिवेशन लेटर जो है वो आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट जो है वो साबित हो सकता है। इसके एक अलावा क्वेश्चन का मैं आंसर देती चलूं साथ साथ। यहाँ पे किसी ने लिखा है कि यू शुड ट्राई टू अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ऑफ कोर्स आपको जो है ग्रामर की आपको मिस्टेक्स को, क्योंकि हम क्या करते हैं एसओपी लिखते हैं, आपको हम जो है ड्राफ्ट बनाओ, उर्दू में ड्राफ्ट बनाओ, सिंधी में ड्राफ्ट बनाओ, जो भी आपकी है पश्तो में ड्राफ्ट बनाओ। उसके बाद फिर आप उसको, आई वुड सजेस्ट कि फ्रीलांसर के पास ना जाओ, क्योंकि हम अगर बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम मास्टर्स के लिए अप्लाई करें, तो हमारे में इतनी होनी चाहिए कि हम अपनी स्टोरी लिख सकें। इट्स ओके, हम सिंपल वर्ड्स में लिखेंगे। यहाँ पे हमें इंग्लिश, कोई फैंसी इंग्लिश की नहीं है जरूरत। हम किसी ऐसे कंपटीशन में अप्लाई नहीं कर रहे, तो आप उसको सिंपल वर्ड्स में कन्वे करो, ठीक है, उसको ट्रांसलेट करो। उसके बाद आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। पर्सनली मैं ग्रामरली यूज करती हूँ। आई एम नॉट प्रोमोटिंग ग्रामरली, पर मैं ग्रामरली यूज करती हूँ। आप जो है अपना जो भी है उसको डाल दो। ग्रामर के मिस्टेक्स, देयर आर अ लॉट ऑफ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स। आप पहले, और वो जो है आपको साइनोनिम्स दे देते हैं, हर चीज दे देते हैं, वर्ड में ये सारी चीजें अवेलेबल है। तो आई वुड से कि जितना भी एप्लीकेशन का टाइम पीरियड है, उसमें आप अपनी एसओपी पे काम करो और उसको जो है पहले अपनी लैंग्वेज में लिखो, फिर ट्रांसलेट करो, फिर उसको किसी सॉफ्टवेयर में ऐड करके जो है उसकी ग्रामर मिस्टेक्स करो, प्रूफ रीड करो। एट द एंड फिर आजकल ऑनलाइन, जैसे हम हो गए, जैसे दूसरे हो गए, हम सारे लोग वॉलेंटियर करते हैं। हमारे पास एसओपीज आती हैं, हम उनको रिव्यू करते हैं। फिर जो आपके एसओपी का स्ट्रक्चर हो गया, उसकी जो है ग्रामर की कुछ मिस्टेक्स हो गई या सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया, तो जो भी वॉलंटियर्स होंगे वो आपको गाइड कर देंगे। सो गो फॉर इट। ये नहीं है कि ये बहुत मुश्किल काम है, आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है। अगर आप बाहर चले गए तो आप, इट्स नॉट अ गुड थिंग कि आप हमेशा एक छोटी चीज के लिए किसी और पे डिपेंड करो। बेहतर है कि अभी से इनिशिएट करोगे तो आगे जाके आपको मसला नहीं होगा। और यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि फैंसी इंग्लिश होनी चाहिए, मॉडर्न वोकैब होनी चाहिए। सिंपल, क्लियर, कंसाइज, दैट्स इट। और दूसरा किसी का क्वेश्चन था कि एसओपी एंड पर्सनल स्टेट, एसओपी एंड मोटिवेशन लेटर में क्या डिफरेंस है। तो आई वुड से दोनों ही सिमिलर हैं। जस्ट डिफरेंस ये है, एसओपी क्या है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का मतलब ये होता है कि आपका जो लेटर है, या जिसको मैं ऐसे फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ, कि उसमें जो क्वेश्चंस जो एप्लीकेशन में मेंशन है वो पर्पसली डिफाइन किए गए होता है। वो भी काम यही मोटिवेशन वाला करता है। उसके इनसाइड क्वेश्चंस वही होते हैं कि आपका जो है एकेडमिक गोल्स क्या है, फ्यूचर गोल्स क्या है, प्रोग्राम क्यों चूज किया है, मोटिवेशन क्या है। सो दिस इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। जैसे यू ग्रेड है, यू ग्रेड इसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का नाम देता है। अगर हम स्टाइपेंडियम पे चले जाएं तो वो इसको मोटिवेशनल लेटर बोलता है। कंटेंट सिमिलर होता है, बस ये होता है कि किसी ने इसको स्पेसिफिक किया होता है क्वेश्चन से, किसी ने इसको जनरल किया होता है। लिखनी आपने अपनी मोटिवेशन होती है। ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मेरा सिकंदर हयात से है। वो यही है कि लेट्स सपोज हमने इस पॉइंट को जो है वो थॉरली एक्सप्लेन भी किया, लेकिन मैं उसको मजीद जो है हाईलाइट करना चाहता हूँ क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसका बहुत मेजर रोल होता है नॉमिनेशन में। लेट्स सपोज एक बंदे के पास अचीवमेंट्स है, वो गोल्ड मेडलिस्ट है, वो मींस एक अच्छा डिबेटर है, जो कि अभी कमेंट सेक्शन में भी एक दोस्त ने पूछा है, and he has a lot of qualities and now he want to elaborate all these points in his or her motivational letter। तो पर्सनली अगर आप मोटिवेशनल लेटर लिखते हैं तो आप उसी पॉइंट को राइट आफ्टर कि आप प्रोग्राम के बारे में, अपनी पैशन के बारे में बात करो, आप उसी पॉइंट्स को किस तरह हाईलाइट करोगे और किस तरह हाईलाइट करना चाहिए किसी भी कैंडिडेट को जब वो अप्लाई करते हैं। डेफिनेटली ये बात है कि एक तो बात ज़रूरी है कि आपके एक्स्ट्रा करिकुलर अच्छे होने चाहिए, ठीक है, लेकिन आपका जो मेन फोकस है वो भी होना चाहिए। थोड़ा कमज़ोर है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, आप लिखो कि मैंने ये काम किया हुआ है और इस प्रोग्राम की ये स्ट्रेंथ्स हैं, तो मैं इसमें मजीद अप्लाई करना चाहता हूँ। तो आपने जो सॉफ्ट स्किल्स की बात की, ठीक है, तो इस चीज़ पे सॉफ्ट स्किल्स बड़ी ज़रूरी हैं, ठीक है। मसलन अभी मेरा जो प्रोग्राम है जियो कम्युनिकेशन के बारे में है,
तो अभी चाहे बंदा इतना अच्छा नहीं है जियोलॉजी में, लेकिन वो डिबेट में अच्छा है, ठीक है, उसने ट्रैवल किया हुआ है या उसने डिफरेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एट द एंड ऑफ द डे आके आप रिलेट कर सकते हो कि मेरे पास ये स्किल्स हैं, मैं इस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये प्रोग्राम जो है फर्दर मेरी इन स्किल्स को इम्प्रूव करेगा, और आप उस पर बिल्ट अप कर सकते हो अपना जो लेटर है, ये शो कर सकते हो कि ये स्किल्स हैं और इस प्रोग्राम से कैसे रिलेट करते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका कोई भी इंटर कल्चरल एक्सपीरियंस है, आपने अपने सूबे से बाहर जाके दूसरी जगह पढ़ा हुआ है, या जिस तरह हिना यू ग्रेड पे गई, या बाकी आपने कहीं ट्रैवल किया हुआ है, या आपने कोई इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हुए हैं जहाँ डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आए हुए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर मेंशन करो कि मैंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया, यहाँ पे ये लोग थे, डिफरेंट जगहों से आए हुए थे, तो इसका ये पर्पस था। क्योंकि इंटर कल्चरल जो हारमोनी है इन सब प्रोग्राम्स की एक बेस होती है, जितने भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, स्टाइपेंडियम देख लो आप, एरास्मस या यू ग्रेड या फुल ब्राइट, इन सब में ये चीज़ एक होती है कि आप अपने कल्चर को प्रमोट करो एक शॉर्ट वे में, और वापस जब आप जाओ तो उनके कल्चर को प्रमोट करो। फॉर एग्जांपल अभी हंगरी में बहुत सारे लोग हंगरी को सिर्फ इस वजह से जानते हैं कि स्टाइपेंडियम हंगेरिकम प्रोग्राम की वजह से, ठीक है, या जो एरास्मस एरास्मस के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, उनका बहुत सारा जो है क्या कहते हैं जिसको, उनकी पब्लिसिटी होती है। जब एक कंसोर्टियम होता है उसमें 4 यूनिवर्सिटीज होती हैं, मे भी उनको आम लोग नहीं जानते, लेकिन जब आप निकलोगे उससे, लोगों से बात करोगे, तो वो आपके जरिए जानेंगे, तो आपकी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, तो आप इसको इस तरह रिलेट कर सकते हो। आई होप आई आंसर्ड द क्वेश्चन। ठीक है। हिना गौस, अगर आप इसी में कुछ, आपने वो कौन से पॉइंट्स हाईलाइट किए थे जब आप अप्लाई कर रही थी स्टाइपेंडियम हंगेरिकम को, आप अप्लाई कर रही थी यू ग्रेड को, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। मैं आपको अपने पॉइंट स्टार्टिंग से स्टेप से बता रही हूँ कि जब मैं यू ग्रेड के लिए अप्लाई कर रही थी, तब मेरे पास सिर्फ मेरी एक बैचलर्स की एजुकेशन थी कि मैं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से बैचलर्स कर रही थी, और मेरे पास कुछ अपने स्किल्स थे। क्योंकि मैं थी सोशल काफ़ी, मैं हर इवेंट में वॉलंटियर करती थी, ऑर्गेनाइज करती थी, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती थी। जब मैं वो एक मोटिवेशनल लेटर लिख रही थी, तब मेरे पास बैलेंस था दो चीज़ों का। एक बैलेंस था मेरा एजुकेशन का, मेरी एकेडमिक्स अच्छी थी, और साथ ही मेरा दूसरा बैलेंस था मेरी एक्टिविटीज़ का, मेरे स्किल्स का, सॉफ्ट स्किल्स का। उन चीज़ों ने मेरा पूरा कवर अप किया मुझे यू ग्रेड पहुंचाने के लिए। जैसे सिकंदर ने बोला कि ये एक कल्चरल एक्सचेंज होता है। अगर मैं यूएस गई तो मैंने वहां पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, और वहां पे मैंने जितने स्किल्स देखे वो मैंने वापस आके अपने कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट किए। क्योंकि अभी तक भी मुझे 3 साल हो गए, मैं यूएस से वापस आई हूँ, पर आई एम स्टिल कनेक्टेड विद देम। हमारा पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है। स्टिल I do workshops related to my previous exchange program. Still मैं अपने जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कनेक्टेड हूँ, और मैं अब उसका पार्ट हूँ कि मुझे अभी भी जो भी मैंने स्किल्स वहाँ पे, लीडरशिप स्किल्स सीखे, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखे, प्रेजेंटेशन स्किल्स सीखे, सो मुझे आके अपनी कम्युनिटी को सर्व करना है। और मैंने इन 3 सालों के टेन्योर में मैंने 3 दफ़ा पाकिस्तान में अपने सिटी में, एक दफ़ा लाड़काना में और 2 दफ़ा कराची में वर्कशॉप्स अटेंड ऑर्गेनाइज किए हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। सो ये मेन मोटिव होता है कि आप जब दूसरी जगह जा रहे हो, उधर अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हो, और जब वापस आते हो तो वहां से आप वो सारी चीजें, वो एक्सपीरियंस अपने साथ लेके आते हो। जब आप वापस आते हो तो आप एक डिफरेंट पर्सन बन के आते हो। तो जब मैं यू ग्रेड गई, उधर मेरे पास पहले मेरी एजुकेशन थी, मेरे स्किल्स थे। जब मैं वापस आई, मेरे पास मेरी एजुकेशन थी, मेरे पास स्किल्स थे, प्लस मेरे पास यू ग्रेड था। उसके बाद जब मैं स्टाइपेंडियम के लिए अप्लाई कर रही थी, तब मेरे पास 3 चीजें हो गई। मैं एक डिफरेंट पर्सन थी, क्योंकि मेरे पास एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैंने गेन की थी, जिसकी वजह से मुझे हर दफा अपनी एसओपी में लाइक एक प्लस पॉइंट मिल जाता है कि मैं जो है इतनी एक्टिव हूँ। और ये है कि यू ग्रेड की इतनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि अगर आप उसमें हो तो देयर आर लॉट ऑफ स्किल्स। आप ऑर्गेनाइजर बन जाते हो, आप बहुत सारी चीजें वॉलंटियर करने लगते हो, और तो फिर ये आपका एक पूरा बैलेंस रखता है। और आज तक मैंने जिस जगह लाइक अब मैं मास्टर्स मैंने क्लियर कर ली हुई है, अब मैंने बहुत सारे जॉब के इंटरव्यूज दिए हैं, और टू बी ऑनेस्ट हर इंटरव्यू में मुझसे मेरा यूएस का एक्सपीरियंस पूछा जाता है। अभी तक इट्स बीन मोर देन 3 years, अभी तक हर कोई मुझसे पूछता है कि आपका एक्सचेंज प्रोग्राम में क्या था, आपने वहां पे क्या सीखा, किस तरीके से था। स्टिल तो ये चीजें होती हैं कि आप जो है एक डिफरेंट पर्सन बन के आते हो, और वहां से जो गेन करते हो वो यहाँ को लाना होता है। और दूसरा ये कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल मिशकॉल्स आई, यहाँ पे काफी मुझे ऐसे मिले जिनको पाकिस्तान का पता नहीं था, जिनको मेरी यूनिवर्सिटी का पता नहीं था। सो हम एक
कम्युनिकेशन मीडियम होते हैं जो इधर और दो कंट्रीज को जोड़ता है। सो हम एज अ कम्युनिकेशन मीडियम काम करते हैं, और ये जो है जो फिर कल्चरल डाइवर्सिटी होती है ये हमें इम्प्रूव करती है। सो आई वुड सजेस्ट कि आपके पास अगर कोई भी कल्चरल डाइवर्सिटी है, आप अपने प्रोविंस से सिटी से या दूसरी सिटी में भी रह सकते हैं, तो आप इस पॉइंट को भी केश कर सकते हैं कि आप जो है कहीं दूर जाके अपनी एजुकेशन ले रहे हो और आप जो है एक डाइवर्सिटी में हो और आप उस चीज को कैश कर रहे हो, क्योंकि गेटिंग एजुकेशन आउटसाइड होम इज समथिंग डिफरेंट एंड डिफिकल्ट। सो आपको उसको कैश कराना होता है अपनी एसओपी में। ठीक, मींस जो हिना हाउस और सिकंदर हयात ने डिस्कशन की उससे हमें यही हासिल होता है कि मींस अपॉर्चुनिटीज हर किसी को मिलती है। मेरा एक टीचर अक्सर यही कहता था कि जब हम क्लास में जाते हैं 10th क्लास में या 6-7 क्लास में किसी स्कूल में, तो हमें अंदाजा हो जाता है कि देयर आर ऑलमोस्ट 20 to 30 स्टूडेंट हु आर हैविंग अ लॉट ऑफ कैपेबिलिटीज टू डूइंग समथिंग इन देयर फ्यूचर। लेकिन जब हम उन्हीं स्टूडेंट से मिलते हैं 5 साल बाद, 6 साल बाद, उन्हीं में एक या दो बच्चे से मिलते हैं जो कुछ कर चुके, उसका मेन मतलब ये है कि आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटीज मिलती है, अभी अगर आप किसी ऐसी जगह पे पढ़ रहे हैं जिसको आप लोग कैश कर सकते हो, तो आप लोगों ने उसको कैसे कैश करना है ताकि आपको दूसरे कैंडिडेट से यूनिक बना सके। और यही पॉइंट आप लोगों ने मोटिवेशनल लेटर में मेंशन करना होता है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं, मैं पाकिस्तान में भी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स में काफी अच्छा था, यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट कंपटीशन में, लेकिन जब मैं इधर यूरोप में आया तो यही हुस्न है, यही ब्यूटी है यूरोप में पढ़ने की कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। तो मैं गया था, एक एक्सचेंज प्रोग्राम था इटली में, और उधर जब मैं गया तो मैंने ट्रेनिंग दी बच्चों को जो हायर स्कूल के चिल्ड्रन थे। तो उधर मैंने इतने कनेक्शन बनाए, ऑलमोस्ट 3-4 अभी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, करंटली 2 के साथ तो मैं पार्ट टाइम जो है वो एज अ ट्रेनर काम करता हूँ, जो डिफरेंट कंट्रीज में उनके वर्कशॉप होते हैं, उसे हमें इनवाइट करते हैं, मैं जाता हूँ उधर, लोगों को इस यही पॉइंट बताते हैं कि आप अपने फ्यूचर को कैसे डिसाइड करना है। तो अभी अगर मैं मोटिवेशनल लेटर लिखता हूँ तो मैंने उसी पॉइंट्स को हाईलाइट करने हैं कि मैं इटली गया था, इटली में मैंने उधर इन बच्चों को जो है इस पार्टिकुलर पॉइंट्स पे, इस पार्टिकुलर टॉपिक पे ट्रेनिंग दी थी। अभी अगर मैं इस प्रोग्राम की रिप्लाई कर रहा हूं तो मैं इस प्रोग्राम के बिहाफ पे जो ट्रेनिंग, जो अचीवमेंट्स या जो चीज मैंने हासिल की है उसे मैं कैसे इम्प्लीमेंट करूंगा और उसे मैं मजीद कैसे पॉलिश करूंगा इन फ्यूचर में, ताकि वो पार्टिकुलर पॉइंट मुझे यूनिक बना सके बाकी कैंडिडेट से। इनके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि तकरीबन मैं कहता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट्स के लिए रियली इंपॉर्टेंट है, वो ये कि वो कौन से पॉइंट्स होने चाहिए जो हमें मोटिवेशनल लेटर में मेंशन करने हैं और वो कौन से पॉइंट्स है जो हमें मेंशन नहीं करने। इन डोज एंड डोंट के बारे में अगर हम बात करें, सिकंदर हयात आप इसी के बारे में अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं कि वो कौन से पॉइंट हमें मेंशन करने चाहिए और किन पॉइंट से हमें इज्तिनाब करना चाहिए व्हाइल राइटिंग आवर मोटिवेशनल लेटर। तो हम शुरू करते हैं। जो पॉइंट्स आपने मेंशन करने चाहिए, सबसे पहले ये मेंशन करना चाहिए आपने कि आपका इंटरेस्ट इस प्रोग्राम में क्यों डेवलप हुआ, ये आपने ज़रूर मेंशन करना चाहिए। ठीक है, ये मस्ट है कि कैसे डेवलप हुआ इस प्रोग्राम में, आपका बैकग्राउंड एक्सपीरियंस क्या था इसमें, ये ज़रूर करना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने जो मेंशन नहीं करने चाहिए, चलिए पहले जो मेंशन नहीं करने चाहिए उसकी तरफ आते हैं। आपने अपनी तारीफ नहीं करनी, ठीक है, बहुत ही ब्लंट होकर अपनी तारीफ नहीं करनी कि मैं जो पहले हमने डिस्कस किया है, आपने छुपे लफ्ज़ों में करना है जो भी करना है। ठीक है, हार्ड वर्किंग नहीं कहना आपने, मैं बहुत कॉम्पिटेंट हूँ नहीं कहना। अक्सर लोग ये कहते हैं, ठीक है, मैं ब्रिलियंट हूँ, कॉम्पिटेंट हूँ, ये है, आपने ये चीज़ नहीं करनी। दूसरी चीज़ आपने ये नहीं करनी कि झूठ नहीं बोलना, लेटर में झूठ नहीं बोलना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप इंटरव्यू में जाओगे पकड़े जाओगे, नहीं तो आप जब फाइनल सिलेक्शन आप हो जाएगी उस यूनिवर्सिटी में जाओगे तो आप पकड़े जाओगे। मेरे साथ अभी इस तरह का 1-2 लोग हैं, ठीक है, उनका मतलब पेपर पे वो बहुत अच्छे थे लेकिन अभी वो बदनाम हो गए हैं पूरे एक उस डिपार्टमेंट के अंदर कि ये लोग कैसे आ गए। आइंदा कह रहे हैं कि हम अगले साल उनकी कंट्री से भी शायद किसी लोगों को ना लें, या जिन बेचारों को लेंगे भी तो उन पहले एक नेगेटिव एक वो इम्पैक्ट होगा कि यार इन लोगों की ने झूठ बोला लेटर में, या इन्होंने ये किया जो कि ये नहीं थे। तो आपने झूठ नहीं बोलना, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये हो गई, आपने किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करना। ठीक है, किसी का आपने ये करना है कि आपने अपने बुलेट पॉइंट्स लिख लिए, आपने अपनी ज़िंदगी की कहानी लिख ली, उर्दू में लिख ली, फिर आप किसी का पढ़ सकते हो कि हाँ उसने अपनी ज़िंदगी की कहानी कैसे लिखी हुई है, तो आप फिर देख सकते हो। लेकिन आप शुरू इससे करो कि मैं किसी का पढ़ लूँ फिर मैं अपना लिखूँ,
तो ओरिजिनलिटी तो वहीं पे मर गई, ठीक है। तो आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। हाँ, आप ये कर सकते हो, आपने सारे पॉइंट्स लिख लो, आप अपना एक बना लो, फिर फ्लो के लिए या कोई अच्छे वर्ड्स ढूंढने के लिए या एक सेंटेंस स्ट्रक्चर को बैलेंस करने के लिए फिर आप किसी का लेटर पढ़ लो, डजंट मैटर, लेकिन पहले आपने नहीं पढ़ना, क्योंकि आपकी अपनी जो थॉट प्रोसेस है वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा किसी और की थॉट प्रोसेस से, तो फिर आपकी जो इंडिविजुअलिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो आपने ये काम नहीं करना। चौथा बात जो है कि अपने मुल्क को बुरा नहीं कहना आपने, ठीक है, बिल्कुल कभी भी नहीं कहना। पांचवी बात आपने ये करनी है कि आपने मस्ट मेंशन करना है कि आप वापस आके अपनी कंट्री को क्या दोगे, ठीक है। आप कंट्री को, आपने ये नहीं कहना कि मैं वापस आके ना पाकिस्तान को बदला दूंगा, ठीक है, या दुनिया बदल जाएगी, ऐसा नहीं है। आपने बहुत स्पेसिफिक होना है। फॉर एग्जांपल, मैंने जो भी मोटिवेशन लेटर लिखा इसमें, जो कम्युनिकेशन का जो रासमस का प्रोग्राम है इसके लिए, पेंजिया के लिए, तो इसमें मैंने ये लिखा कि पाकिस्तान के अंदर जो है ये इंडस्ट्री अपनी इतनी डेवलप नहीं है। हमारे बहुत सारी इस तरह की जो कंजर्वेशन की साइट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेड हो रही हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हैं, बड़ी ज़बरदस्त नेचुरल हिस्ट्री है हमारे पास, जोलॉजिकल हिस्ट्री है, या जो भी कल्चरल जो भी हमारी डाइवर्सिटी है, इसको हमने प्रिजर्व करना है, ठीक है। तो टू द पॉइंट। या फिर मैंने उसमें लिखा कि अभी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, ठीक है, तो उसका जो हमारा कराकोरम हाईवे है और ये जो इसको बड़ा कर रहे हैं, बाकी सी पैक जो है, इसका हमारी चीज़ों पे क्या असर होगा और पब्लिक इससे अवेयर नहीं है, ठीक है, कितना हमारा ग्लेशिएशन मेल्टिंग में इंक्रीज हो जाएगा, या इस तरह की चीज़ें स्पेसिफिक टू द पॉइंट, ठीक है। आपने टू द पॉइंट बात करनी है। आपने ये नहीं कहना कि मैंने वापस आके बदला देना है सब कुछ, आप नहीं बदला सकते और उन्हें भी पता है कि आप नहीं बदला सकते। आपने टू द पॉइंट बात करनी है, ये बात हो गई। और आपने मस्ट मेंशन करना है अपना जो इंटरकल्चरल एक्सपीरियंस है, आपने कुछ एक्स्ट्रा किया हुआ है, आपने ज़रूर मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल, जब मैं पाकिस्तान में था तो मैं कहीं बाहर नहीं निकला था पाकिस्तान, तो मैं पाकिस्तान में रहता था। तो जब मैं पेशावर यूनिवर्सिटी गया, ठीक है, रावलपिंडी से, तो मैंने लेटर में ये भी मेंशन किया, ये भी एक थोड़ा सा कल्चरल चेंज था मेरे लिए, ठीक है, एक दूसरे सूबे में जाकर पढ़ना। तो उसको मैंने मेंशन किया कि मैंने कैसे फ्रेंड्स बनाए या कैसे इंटीग्रेट किया उनके कल्चर में और कैसे थोड़ी थोड़ी पश्तो सीखी। इट्स अ ब्यूटीफुल वे टू से दैट आपने कुछ आपका एक्सपीरियंस था, इंटरकल्चरल जो एक्सपीरियंस है या एक्सचेंज एक्सपीरियंस जो है इस तरह का, ये बात हो गई। और आपने क्या मेंशन करना है? अभी हिना कुछ ऐड करती है तो फिर मैं सोचता हूँ कि और कौन सी चीजें जो आपने मेंशन करनी है। ठीक है। आपने ये मेंशन करना है, पहले तो आपने रिलेट करना है अपनी प्रीवियस एजुकेशन को अपने जो है करंट जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो, वेरी कंसाइजली। दूसरा ये कि आपने मेंशन करना है अपने फ्यूचर गोल्स, कि आप अगर ये जो है मास्टर्स कर लेंगे उसके बाद आप जो है आपके फर्दर फ्यूचर गोल्स क्या होंगे। और दूसरा आपको ये मेंशन करना है कि जब आप वापस आएंगे तो आप अपने कंट्री को किस तरीके से सर्व करेंगे। सिकंदर वाज वेरी राइट कि हम नहीं कुछ चेंज कर सकते, सो आपको बहुत स्पेसिफिक बन के उसको आंसर करना है कि मैंने, जैसे मेरा एक डिजायर्ड डिपार्टमेंट है तो मैं उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। सो आप, हम ये नहीं बोल सकते कि हमने भाई पाकिस्तान को यहाँ से फिर यहाँ लेके आना है, हम नहीं कर सकते। हम एक ग्रुप भी मिल लें फिर भी हम नहीं कर सकते। सो आपको एक स्पेसिफिक जो आपकी चीज है कि आपने फर्दर वहां जाके इस सेक्टर में एक जॉब करनी है और उसको किस तरीके से अपने स्किल्स के साथ इम्प्रूव करना है, सो आपने ये ऐड करना है। और दूसरा आपने जो है अपने स्किल्स, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, अपना वॉलेंटियर वर्क, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना जो एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं आपने वो मेंशन करनी है। और दूसरा मैं ये बोलूँगी, आप जो है वो सारी चीज़ें मेंशन करो जो आप अपने फॉर्म में मेंशन नहीं कर पा रहे, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है इसीलिए है कि कुछ चीज़ें जो हमारी एप्लीकेशन में रह जाती हैं कि जिनका ऑप्शन नहीं होता ऐड करने का, हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं। जैसे हमने एक्स्ट्रा वर्कशॉप्स कर लिए, हमने एक्स्ट्रा कोई चीज़ ऑर्गेनाइज कर ली, हमने ब्लड डोनेशन के लिए कैंप लगवा लिया, हमने ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम अपनी लाइफ में करते हैं। इवन हम ब्लड, बहुत सारे लोगों ने ब्लड डोनेट किया होगा। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन देखा, हमारे पास स्किल्स नहीं है, हम क्या करें। आपने अगर ब्लड डोनेट किया है, ये भी स्किल है कि आपने अपनी कम्युनिटी को सर्व किया है, आपने अपनी कम्युनिटी के लिए काम किया है। तो आप ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं कि आप अपने जो है पार्ट टाइम में अपनी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। तो ये चीज़ें आपका जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगी अपनी एसओपी में। और अगर हम आते हैं कि हमें कौन सी चीज़ें मेंशन नहीं करनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है खुद की जो है तारीफें नहीं करनी चाहिए। आप अगर आप खुद को शो कराना है तो रीजंस के साथ शो कराओ कि हाँ ये जो है मैं हार्ड वर्किंग हूँ, तो वो किस किस वजह से हार्ड वर्किंग हूँ। और दूसरा ये कि
नेगेटिव कोई बात नहीं करनी, रिलेटेड टू योर कंट्री, रिलेटेड टू योर यूनिवर्सिटी, प्रीवियस यूनिवर्सिटी, और कुछ भी नेगेटिव बात नहीं करनी। वो आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ेगा। दूसरा ये कि आपको जो है अब आई थिंक सिकंदर कंटिन्यू करे तो मैं सोचूं कि और क्या चीजें कंटिन्यू करना ही बतानी। अच्छा, आपने एक ये इन पॉइंट्स रेलेवेंट तो नहीं है, लेकिन एक और बात है कि आपने ये करना है कि आपका जो करीबी लोग हैं, ठीक है, आपने मोटिवेशन लेटर लिख लिया एक दफ़ा, तो उनसे आपने रिव्यू करा लेना है। आपका दोस्त है, आपका भाई है, जो भी है, ठीक है, तो और उससे ये होगा ऑनलाइन कि बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, आप उनसे करा सकते हैं ग्रुप में। ये हमारे स्कॉलर स्टॉक में बहुत सारे हैं, स्कॉलरशिप नेटवर्क में हैं, हमारे अपने जियो कॉम में बहुत ज़्यादा हैं ऑनलाइन जो रिव्यू करते हैं। और दूसरी बात आपने ध्यान रखना है कि जब आप रिव्यू के लिए अपना लेटर भेजते हो, तो ये ना हो कि आपने देखना है कि जो बंदे जिसको आप भेज रहे हो वो खुद पहले स्कॉलरशिप ले रहा है वही वाली। ये ना हो कि आप ऐसे बंदे को लेटर भेज दो जो कि प्लेजरिज्म करके फिर आपको एक नए चक्कर में फंसा दे। तो अपने बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। बहुत सारे दफा लोग इस तरह करते हैं कि लिख देते हैं कि हाँ मुझे भेज दो, लेकिन उनका अपना कैलिबर क्या है, ठीक है, वो भी और आपके कॉपी साथ ही है, ठीक। पेस्ट नहीं करना। कॉपी पेस्ट नहीं करना। और अपने मैं दोस्तों को दिखा लेना है, ठीक है, क्योंकि बाद का जो होता है कि आपके जहन में एक आइडिया होता है, बड़ा शानदार होता है, ठीक है, लेकिन वो इतना शानदार होता नहीं है जब आप उसको वर्बली वो कहते हो किसी को, तो वो अपना चार्म लूज कर देता है, ठीक है। तो आपने ये करना है कि अपना लेटर दिखा देना है किसी को। तो बहुत सारे लोगों की इनपुट होती है। बाद का ये भी होता है, जैसे बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं मेरे पास तो कुछ स्किल्स ही नहीं है। तो आपकी नज़र में शायद आपके पास स्किल्स नहीं है, लेकिन आपकी जो कम्युनिटी है सराउंडिंग, आप दोस्तों से पूछो कि हाँ यार मुझ में क्या अच्छी बात है जो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, या तो आपको डेफिनेटली वो कोई ना कोई ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जिसमें कि आप लिख सकते हो। और एक और पॉइंट के आपने अगर ज़िंदगी में कहीं आप फेल हुई हो, ठीक है, आपके कहीं मार्क्स कम थे या कुछ ऐसा था, तो वो भी आपने मेंशन करना है लाज़मी कि उससे आपने क्या सीखा और फिर आप कैसे आगे बढ़े ज़िंदगी में। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ये था कि मेरे बीएस में फर्स्ट ईयर में मार्क्स काफ़ी कम थे, ठीक है, लेकिन लास्ट ईयर में जब गया तो फिर मैंने टॉप कर लिया और मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। तो मैंने देखा कि अभी मैंने सीवी में तो इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है, तो मोटिवेशन लेटर वो जगह होती है जहाँ आप अपने इस तरह की चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने लिखा कि मेरे मार्क्स बहुत कम थे, फिर मैं इसमें बहुत सारे पॉइंट्स फिर मैंने उसको साथ-साथ इंटीग्रेट किया कि नया कल्चर था, ठीक है, तो पहले मैं गया तो एक एडजस्ट होने में टाइम लगा, फिर मैं एडजस्ट हो गया और फिर मेरे जो मार्क्स भी आप देख सकते हो, ये भी एक एविडेंस है कि वो अपवर्ड ट्रैजेक्टरी पे हैं आखिर तक। सही है? तो इस तरह की चीज़ें जो आपकी नेगेटिव पॉइंट्स हैं, बाद औक़ात सीवी में ये होता है कि वो सीवी आपकी देखता है कि आपके किसी एक सब्जेक्ट में बहुत कम मार्क्स हैं, ठीक है? या मतलब आपके मास्टर में बहुत कम मार्क्स हैं, लेकिन आप उसको एक्सप्लेन करते हो अपने मोटिवेशन लेटर में कि आप क्यों कम हैं और देन हाउ यू ओवरकेम दैट थिंग। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड मेंशन दैट इफ देयर इज समथिंग लाइक दैट। तो मीन्स इसी डिस्कशन से हमें यही पॉइंट्स मिल गए हैं कि अगर आप लोगों ने मोटिवेशन लेटर लिखना है तो सबसे जो अहम काम है वो ये कि आप लोगों ने किसी के मोटिवेशन लेटर को कॉपी पेस्ट नहीं करना। हम क्या करते हैं, हम 5 लड़कों से मोटिवेशन लेटर मंगवाते हैं। पहला पैराग्राफ सिकंदर का छाप दिया, दूसरा पैराग्राफ हिना का छाप दिया, तीसरा पैराग्राफ शोएब का छाप दिया और चौथा पैराग्राफ जो है वो नेट से कॉपी पेस्ट। जब वो जो है वो एक खिचड़ी बन जाती है, जो पहला पैराग्राफ होता है उसका बिल्कुल वो कनेक्शन ही नहीं होता। और तकरीबन मैंने यही सर्वे के तौर पे मैंने क्वेश्चंस पूछे थे, ऑलमोस्ट मोर देन 100 जो मेरे स्टूडेंट्स और मेरे दोस्त है करंटली डिफरेंट कंट्रीज में अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं, तो उनसे मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे। और एक कि आपने अपनी सीवी पे जो पॉइंट्स लिखे थे वो आपके अपने माइंड सेट या आपने किसी की सीवी को कॉपी पेस्ट किया था, और दूसरा जो है वो मोटिवेशन लेटर। तो उन तमाम स्टूडेंट्स का यही आंसर था कि मींस हमने मोटिवेशन लेटर पे खुद काम किया था, हमने खुद पॉइंट्स, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट योर स्टोरी। तो मैं खुद को जानता हूँ, बिसाइड दिस कोई दूसरा मुझे उतना नहीं जानता जितने मुझे अपने क्वालिटीज के बारे में पता है, जितने मुझे अपने गट्स के बारे में पता है। तो आई एम a better explanatory person about myself rather than someone else। तो अगर आप अपने बारे में जो कहानी लिखते हो, जिस तरह हिना ने बात की कि वो पॉइंट जो आप सीवी में मेंशन नहीं कर सकते, मैंने ब्लड डोनेट किया, मैं एक ब्लड डोनेशन कैंप का हिस्सा रहा, हमने पाकिस्तान के जो है वो उधर पाकिस्तान के एक ऐसे हिस्से में ब्लड डोनेशन कैंप लगाई थी जहां पर लोगों को प्रॉब्लम्स होती है। तो आप लोग इसी पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हो, इसी पॉइंट से आप लोग उसी पॉइंट को कवर कर सकते हो। अगर आपके ग्रेड्स कम है, जरूरी नहीं है अच्छी जितनी भी स्कॉलरशिप है ग्रेड्स का रोल होता है, लेकिन
बाज़ ऐसे स्टूडेंट्स भी आप लोगों को मिलेंगे जिनकी ग्रेड 2.5 2.6 हो, लेकिन उनके रिसर्च बैकग्राउंड है, उनके जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है उनसे कवर किया। और एक क्वेश्चन मेरा माइंड में आ गया कि अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो मुझसे यही क्वेश्चंस पूछते हैं। सिकंदर भाई, आपसे मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि वो ये कहते हैं कि लेट्स सपोज स्कॉलरशिप नेटवर्क ग्रुप में भी ऑलमोस्ट बहुत से स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा कि हमारी स्टडी गैप है। अक्सर जो वीजा है इनका इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट कैसे नहीं पड़ेगा। हमने उस गैप को, लेट्स सपोज आपने 2017 में बैचलर की है, अभी आप मास्टर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सिकंदर आप बताइएगा कि इस गैप को स्टूडेंट किस तरह कवर करे कि वो उसके मोटिवेशन लेटर को मजीद एक पॉजिटिव पॉइंट साबित हो उनके लिए। तो यूजुअली स्टूडेंट जो है हाई स्कूल के बाद हमारे यहाँ गैप नहीं लेते। अक्सर ये होता है कि बैचलर और मास्टर के दरमियान गैप लेते हैं, या मास्टर और पीएचडी के दरमियान गैप लेते हैं। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। यूरोप में तो अक्सर लोग ये गैप लेते हैं। आप ये कह सकते हो कि मैं अपने ज़िंदगी पे सोचने के लिए मैंने गैप लिया, ठीक है। मैंने अपनी फैमिली स्टार्ट की, एक मेरा बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट था घर बनाने का, मैंने घर बनाना शुरू कर दिया। तो दे अंडरस्टैंड, लाइक इंसान हो आप, तो इसमें कोई बात नहीं। अगर आपने कुछ जॉब किया तो आप वो बता दो, बेशक अगर रेलेवेंट नहीं है आपके फील्ड से तो भी बता दो कि जॉब कमी थी तो मैंने ये जॉब शुरू कर दी, और साथ साथ में मेरी ज़िंदगी के जो ख्वाब थे, कुछ जो मैंने छोड़े हुए थे, उनको पूरा कर दिया मैंने इस जो गैप में, ठीक है। आप इस तरह पूरा कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आप अगर आपका गैप है तो आप उसको फिल कैसे कर सकते हो, तो आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बेहतर बनाओ, ठीक है। कोई ब्लॉग लिखना शुरू कर दो, कोई इस तरह का काम शुरू कर दो, ताकि जब आपको सर्च करें तो आपका नाम आ जाए गूगल पे या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। लेकिन ये कोई ऐसी खतरनाक बात नहीं है। अगर बेशक आपका 3 साल है, 4 साल है, डजेंट मैटर, ठीक है। अगर आपने कुछ किया है, उसमें कुछ जॉब की है जो कि रेलिवेंट नहीं है, तो भी आपने कुछ ना कुछ तो किया है। अगर नहीं भी, कुछ भी नहीं किया, घर भी बैठे रहे, तो भी आप बता सकते हो कि ठीक है, मैं ज़िंदगी पे अपनी पे सोच रहा था, और ये बड़ा एक ऑनेस्ट चीज़ होगी, और आई डोंट थिंक सो कि कोई माइंड करेगा, है ना। आप इसके बारे में क्या कहेंगी? या मीन्स क्योंकि आपने उस जी, जी। देखिए यूरोप हो गया या यूएस हो गया, तो ये कॉमन चीज है क्योंकि आपने बैचलर्स कर दी। इवन यहाँ पे लोग जो है अपनी ड्यूरिंग बैचलर्स ड्यूरिंग मास्टर्स जो है अपनी स्टडीज फ्रीज करा लेते हैं, एक गैप ले लेते हैं, जस्ट थिंक कि अगर ये एजुकेशन इनके लिए ठीक है कि नहीं है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। ये मतलब आप अपनी लाइफ के बारे में सिर्फ गैप के डर से आप जो है गलत डिसीजन लें, ये एक बहुत बुरी चीज है। सो गैप कोई चीज मैटर नहीं करता। अगर आपको मेंशन करना है तो आपने उस गैप में जाहिर है कुछ ना कुछ किया होगा, तो आप वो मेंशन कर दे, चाहे वो रिलेवेंट है कि नहीं है। मैं पर्सनल बता रही हूँ कि मैंने अब मास्टर्स किया है, कंप्लीट कर दिया है, तो अब मैंने जो है अगर अब मैंने पीएचडी करनी है या नहीं करनी, तो मैं एक बीच में गैप चाहती थी, इट्स ओके, क्योंकि जाहिर है हम इंसान है, जाहिर है हमें हमारे पास अपनी एक पर्सनल लाइफ भी है। सो इट्स नॉट अ गुड थिंग बस हम अपनी पूरी जो है लाइफ एजुकेशन को ही सर्व करते हैं, क्योंकि हमारे अपने कुछ गोल्स होते हैं, कुछ डिसीजंस होते हैं। तो अगर आप जो है आफ्टर मास्टर्स अपनी फैमिली शुरू करना चाहते हो, अपनी लाइफ को आगे करके फिर आगे स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हो, सो ये चीजें आपकी उसमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं छोड़ती। अगर है भी तो इट्स ओके, क्योंकि अब मैं अपना एग्जांपल बताऊं तो मेरे साथ जो मेरे क्लासमेट्स थे वो मुझसे जो है मतलब अगर मैं जो है अपनी 20s में हूँ तो वो अपनी 30s में थे। उनकी एजुकेशन के बीच में बहुत ज्यादा गैप था, क्योंकि दे स्टार्टेड देयर फैमिली, दे डिड देयर जॉब्स। तो ये चीज मैटर नहीं करती। अगर आपने कोई इररिलेवेंट जॉब भी की है तो एटलीस्ट यू आर डूइंग समथिंग, बिकॉज अर्निंग भी एक नेसेसिटी है जिंदगी की। और अगर आपके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं है तो आप अपने ऑनलाइन कोर्सेज शो कर सकते हो, या कोई भी अपना कोई एकेडमी का वो कुछ शो कर सकते हो। सो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई मैटर करता है आपकी जो है सिलेक्शन को कम करने में। और इसमें इट मैं एक मीन्स पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारी उम्र ज़्यादा हो गई है। तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरी अभी जो यहाँ पे रासमस की क्लास है, तो हम इसमें 15 लोग हैं, ठीक है। और इसमें जो 10 लोग हैं वो 35 प्लस हैं, 35 ईयर्स प्लस एग्जैक्टली। है उनकी एज है, जिनके बच्चे हैं, जिनकी फैमिलीज हैं। तो एक पैशन है। और दूसरा लोग ये भी पूछते हैं, एक सवाल शायद नीचे आया भी हुआ है कि मास्टर, क्या मैंने एक मास्टर किया हुआ है, दोबारा मैं कर सकता हूँ? मैंने एक मास्टर किया हुआ है, यूरोप से किया हुआ है, मैं दोबारा कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए क्यों करना चाहते हो आप, दैट्स इट। और पाकिस्तान से किसी ने मास्टर किया हुआ है, कर रहा है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, डजेंट मैटर। मीन्स यही पॉइंट के मीन्स आपने अपने गैप को किस तरह से कवर करना है, इसी पॉइंट्स को आप लोगों ने जहन में रखना है कि लेट्स सपोज आप लोग जो है करंट किस सिचुएशन में है, आपने उसी सिचुएशन जो जो टाइम गुजर चुका है इस पे आपने रिग्रेट नहीं करना, बल्कि जो स्टडी गैप है उसको आप एक पॉजिटिव
पॉइंट की तरह शो कर सकते हो और कैसे शो कर सकते हो, इस तरह सिकंदर और हिना ने बताया कि आप लोग अपने जो एक्सपीरियंस है, अगर वो रिलेटेड टू फील्ड है, आपने कोई रिसर्च किया है, आपने कोई भी काम किया है, तो उसी पॉइंट्स को अगर आप मेंशन करते हो तो एक पॉजिटिव पॉइंट साबित हो सकता है। अभी तकरीबन मोटिवेशनल लेटर से रिलेटेड जो है वो तमाम जो डिस्कशन है वो हो गई है। मैं सिर्फ आप लोगों को स्टाइपेंडियम, हंगेरी कम स्कॉलरशिप, जो अक्सर कमेंट्स में पूछे जाने वाला सवाल है, मैं आपसे सिर्फ ओवरऑल रिव्यू के बारे में, जो पॉइंट्स आपको स्टडी फाइंडर पे मिलेंगे, उनके एक एक पॉइंट के बारे में जल्दी जल्दी बता देता हूँ। उनके बाद हम आएंगे रेफरेंस लेटर पे। और अभी भी अगर जो लोग राउंड अबाउट हमें देख रहे हैं तो कोशिश करें कि इसको शेयर करें, ताकि स्टाइपेंडियम, हंगेरी कम स्कॉलरशिप की ये की पॉइंट्स जो है वो मिस ना हो। जो हमें बाद में देख रहे हैं तो ये जो टाइम इंटरवल हम कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, जिसपे आप लोग जो है स्टाइपेंडियम, हंगेरी कम के मोटिवेशनल लेटर के बारे में देख सकते हो। जो आप लोग जब अप्लाई करते हो स्टाइपेंडियम, हंगेरी कम स्कॉलरशिप पोर्टल पे, और आप लोग स्टडी फाइंडर पे जब आप लोग कैंपस पोर्टल ओपन करते हो, लॉग इन होने के बाद मोटिवेशन लेटर का एक लिमिट है वर्ड्स का, और उसमें कुछ पॉइंट्स उन्होंने टॉप पे मेंशन की है कि आप लोगों ने इसी पॉइंट्स पे अपने मोटिवेशन लेटर को डिजाइन करना है। जो पॉइंट नंबर 1 है वो ये कह रहे हैं, जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया, कि आप इस प्रोग्राम को क्यों चूज कर रहे हो। दैट इज द रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आप इस प्रोग्राम को क्यों चूज कर रहे हो। मैं अपने एग्जांपल से रिलेट करूं तो मैंने बैचलर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में की है, मैं मास्टर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में करना चाहता हूं। लेट्स सपोज, क्यों करना चाहता हूं, मेरे अंदर वो कौन से पॉइंट्स है जो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं टुवर्ड मास्टर डिग्री, टुवर्ड पीएचडी डिग्री। इस यूनिवर्सिटी में, इस प्रोग्राम में वो कौन से पॉइंट्स है जो मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं कि मैं इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करूं। ये आपका पहला पॉइंट होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट उधर ये लिखा है कि व्हाट डू आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट प्रोग्राम। मेरी मोटिवेशन, लेट सपोज इस प्रोग्राम में मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन इस प्रोग्राम के वो कौन से पॉइंट्स है जिसने मुझे अट्रैक्ट किया है। क्या ये यूनिवर्सिटी जो ये प्रोग्राम ऑफर कर रही है वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पे है? क्या ये यूनिवर्सिटी जो स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है रिसर्च बैकग्राउंड में काफी ज्यादा फेमस है? या वो कौन से पॉइंट्स है जो इस यूनिवर्सिटी को, इस प्रोग्राम को यूनिक बनाती है, जिसकी वजह से आप लोग इसके लिए अप्लाई कर रहे हो। पॉइंट नंबर 2 होना चाहिए। तीसरा जो क्वेश्चन है, जो हमने डिटेल डिस्कशंस की इस पे, जो आपको स्टार्ट में मिलेंगे, वो ये पॉइंट कि मेरा बैकग्राउंड क्यों मैच करता है इस प्रोग्राम के लिए। मुझे वो कौन से पॉइंट्स है, मुझके अंदर मैंने बैचलर में वो क्या पढ़ा है, मैंने एफएससी में वो क्या पढ़ा है, मैं मास्टर में क्या पढ़ा है, जो मैं पीएचडी के लिए इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। वो कौन से पॉइंट्स है जो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। बैचलर डिग्री में वो कौन सी की पॉइंट्स है जिसके बिहाफ पे मैं मास्टर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैं पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, या एफएससी के बाद जो है मैं बैचलर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो आपने अपने बैचलर डिग्री के जो अचीवमेंट्स है, बैचलर जो डिग्री आपने की है, उसको आपने रिलेट करना है जिस डिग्री के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो। जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेट्स सपोज मुझे स्कॉलरशिप भी मिल जाता है, मुझे यूनिवर्सिटी भी नॉमिनेट करती है, और मैं हंगरी भी आ जाता हूँ, तो इस प्रोग्राम 2 साल के बाद मुझे ये प्रोग्राम वो कौन से पॉइंट्स, वो कौन से क्वालिटीज इस प्रोग्राम की वजह से मुझ में आ सकती है, जो मेरा गोल है अभी मैं उसे हासिल कर सकूं। सपोज मेरा गोल है कि मैं एक टॉप रिसर्चर बन जाऊं, तो क्या 2 सालों में इस यूनिवर्सिटी में वो गट्स है कि 2 साल के बाद मुझे अपने डिजायर गोल तक पहुंचा सकते। इन पॉइंट पे आप लोगों ने फोकस करना है कि मैंने इस प्रोग्राम से क्या हासिल करना है। उनके बाद जब लेट सपोज मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, मैं वापस पाकिस्तान में आता हूँ। ये पॉइंट हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी कि मेरे इस डिग्री से मैं क्या चेंजेस ला सकता हूँ इस पार्टिकुलर डिपार्टमेंट में। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि मैं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कर रहा हूँ लेट सपोज, और मैं पाकिस्तान वापस आता हूँ, तो मैंने जो लर्न किया है, लेट सपोज मैं सकर आर्ट फॉर्म की तरह मैं आर्टिफिशियल लिफ्ट इसके रिलेटेड कुछ पढ़ रहा हूँ, पाकिस्तान में ज्यादा इम्प्लीमेंट आजकल नहीं हो रहा, तो मैं ये मेंशन कर सकता हूँ कि मैं इस टेक्नोलॉजी को जो मैं लर्न कर रहा हूँ, मैं आके पाकिस्तान में इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इस चीज में उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। अगर मैं बिजनेस स्टडीज कर रहा हूँ, मैं करियर काउंसलिंग कर रहा हूँ, मैं फिर मेंशन कर सकता हूँ कि मैं अगर पाकिस्तान में आऊंगा, हमारे इलाकों में जो फाटा के लोग हैं, हमारे जो लोग हैं, उसमें इतनी अवेयरनेस नहीं है। जिस तरह हम फील्ड चूज करें, हम फील्ड तो चूज करते, बाजों का हमें पता नहीं होता कि मैंने जो फील्ड चूज किया है इधर इट्स माय कप ऑफ टी और नॉट, तो इसमें मुझे हेल्प साबित हो सकता है। और इनके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है कि मैं अपने कंट्री को जब आके सर्व करूंगा, तो वो कौन से चैलेंजेस हैं
जो अभी मुझे है, लेकिन अगर ये डिग्री मुझे हासिल हो जाती है तो मैं इस चैलेंजेस को ओवरकम कर सकता हूँ। तो वो तमाम पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप के मोटिवेशनल लेटर में मेंशन करने चाहिए। अभी जो लास्ट क्वेश्चन है मोटिवेशनल लेटर से रिलेटेड, मैं सिकंदर हयात और हिना गौस से यही क्वेश्चन करूंगा कि ओवरऑल फ्लो, अगर लेट्स सपोज सारे पॉइंट्स हो जाते हैं, डोज एंड डोंट मीन हम जो पॉइंट करने हैं वो नहीं करने, वो भी हो जाते हैं, ओवरऑल एक फ्लो अगर प्रेजेंट मोटिवेशनल लेटर रेडी हो जाता है तो उसका फ्लो किस तरह होना चाहिए, फिर हम रेफरेंस लेटर की तरफ बढ़ेंगे। तो फ्लो शुरू आप करते हो कि आपका उस प्रोग्राम में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, चाहे वो अपनी बचपन की कहानी से शुरू करते हो। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी 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 बिल्कुल आ रही है। तो चाहे आप उसको अपने बचपन की कहानी से शुरू करते हो, चाहे कोशिश करो कि बचपन की कहानी से ना शुरू करो, थोड़ा बाद से शुरू करो, ठीक है, थोड़े बड़े हो गए उस वक्त से, लेकिन जहाँ से भी शुरू करते हो कि उस प्रोग्राम में आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, ठीक है, वहां से शुरू करते हो। फिर आप बात करते हो कि आपके जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, बैचलर्स है या मास्टर्स है, वो रिलेट कैसे करता है, जो सेंट्रल पैराग्राफ है, ठीक है, कैसे रिलेट करता है, जो आपकी स्किल्स हैं वो कैसे रिलेट करती हैं इस प्रोग्राम के साथ, वो सेंट्रल पैराग्राफ में आ गया, ठीक है, ये चीज़ें आ गई उसमें। और थर्ड पैराग्राफ में आपने करना है कि आपकी क्या जो है, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है इस प्रोग्राम से, आप क्या हासिल करोगे और आप इस प्रोग्राम को क्या दे सकते हो, ठीक है, आपके स्किल्स जो क्या हैं, इस प्रोग्राम की कॉम्पिटेंसीज क्या हैं, और आप मिल के आप क्या शानदार चीज़ बना सकते हो, ठीक है। तो आपने थर्ड पैराग्राफ में ये बात करनी है। और एक और चीज़ ये है कि आपने, हाँ, कोशिश करें कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग ना मेंशन करें, या ये ना कहें कि बेस्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है, आप ये कहें कि आप उसमें ये कहें कि आपका जो है यूनिवर्सिटी का लैब है, ठीक है, या यूनिवर्सिटी के स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिसर्च जो है किसी एक एरिया में, तो आप कोशिश करें वो मेंशन करें। रैंकिंग मेंशन करना एक बड़ा ही सुपरफिशियल तरीका है। जो बंदा भी लेटर लिखता है वो पहली चीज़ रैंकिंग ही देखता है, ठीक है, और वो वहाँ लिख देता है, हर बंदा रैंकिंग लिख रहा होता है, तो आपने कोशिश करनी है कि स्पेसिफिक होना है। तो ये आखिर में आपने थैंक यू कहना है कि आपने मेरा लेटर पढ़ा। तो है ना। आपका फर्स्ट पैराग्राफ होना चाहिए जैसे कि आप अपनी बचपन की स्टोरी बता रहे हो या बैकग्राउंड से आपने शुरू करना है। आपने समझो वो जो है पहला पहला जो पैराग्राफ हो वो आपकी एक स्ट्रॉन्ग रीजन हो आपके बैकग्राउंड का कि आप अभी जो लेवल पे हो वो किस तरीके से पहुंचे हो। दूसरा पैराग्राफ आपकी एकेडमिक्स होनी चाहिए कि आपने अभी तक क्या पढ़ा है और आगे जो आप करना चाह रहे हो तो उसको आपने रिलेट करना है। और आपका जो तीसरा पैराग्राफ होना चाहिए, दूसरे में आपको मेंशन करना है कि आप जो फर्दर जो कंटिन्यू रखना चाह रहे हो वो उसको रिलेट करके कि मैंने अभी ये पढ़ा है और आगे मैं आपकी मास्टर्स करना चाहता हूँ या आपकी पीएचडी में जो भी प्रोग्राम है उसको आपने रिलेट करना है। और फिर जो तीसरा पैराग्राफ है वो फिर डिपेंड करता है, अगर आप मास्टर्स में हैं, पीएचडी के लिए हैं या यू ग्रेडियन है, तो आपको, अगर फॉर एग्जांपल आप पीएचडी के लिए कर रहे हो या मास्टर्स के लिए कर रहे हो तो आपको अपने प्रोजेक्ट्स मेंशन करने हैं। स्पेशली फॉर पीएचडी आपकी जितनी भी रिसर्च है आपको उधर उसको मेंशन करना है। और जो है कि आपने इस एरिया में रिसर्च की है, आपके पास इतनी पब्लिकेशंस हैं, क्योंकि पीएचडी में आपकी पब्लिकेशंस और आपका जो रिसर्च है वो बहुत मैटर करता है। और मास्टर्स के लिए भी अगर आप अप्लाई कर रहे हो एंड यू हैव सम पब्लिकेशंस और आपका जो रिसर्च एरिया है तो आप कोशिश करें कि उसको जो है मेंशन करें थर्ड में। और फिर फोर्थ में आप अपने स्किल्स मेंशन करो, एज अ पर्सन हाउ यू आर, आपके जो है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कैसी हैं, ये सारी चीजें मेंशन करो। फिर अब अगर हम फिफ्थ पे आए, अब देखें हमें वर्ड लिमिट जो है वो भी ध्यान में रखनी होती है। तो आपने उन पैराग्राफ्स को, अगर आपके पास वर्ड लिमिट नहीं है तो फिर भी इट शुड बी अराउंड 500, नॉट मोर देन दैट। अब जैसे यू ग्रेडियन है तो उसमें आपको 250 की वर्ड लिमिट होती है, तो आपको ये सारी चीजें उन 250 लफ्जों में बोलनी है। तो आपके पैराग्राफ्स की लिमिट भी वर्ड्स के हिसाब से होनी चाहिए। फिर आपको फोर्थ में ये करना है, वो लास्ट पैराग्राफ होना चाहिए और उसमें आपको ये करना है कि आपने वहां आके जो है यूएस जा रहे हो, यूरोप जा रहे हो, जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो उसको रिलेट करना है कि आपकी जो स्टडी है वो आपको किस तरीके से हेल्प करेगी, आप क्यों जाना चाहते हो, आपने ये प्रोग्राम क्यों चूज किया, वो डिजायर्ड कंट्री या डिजायर्ड यूनिवर्सिटी आपको किस तरीके से हेल्प करेगी। और उसी पैराग्राफ में आपने मेंशन करना है कि वहां से जो आप स्किल्स लोगे वो वापस आके आपको कैसे यूज करना है। और लास्ट लाइन में के थैंक यू सो मच, आई विल बी एबल टू वर्क हार्ड, और ये वो सारी चीजें, जस्ट एक एंडिंग लाइन, दैट्स। और एक पॉइंट मैं यहाँ अभी पे, हम सॉरी, बात करते ऐड हैं। जी जी ऐड ऐड करना चाहूँगा, टाइम भी लेट हो रहा है लेकिन एक छोटी सी बात है
कि इन्होंने कहा कि 500 जो पॉइंट्स हैं वर्ड्स लिमिट है उसके लिए यू ग्रेड के लिए, ठीक है, एरास्मस में डिफरेंट होती है, तो आपने कोशिश करना है कि अपनी जो वर्ड लिमिट है उसको यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि अक्सर वर्ड लिमिट बड़ी वो स्ट्रिक्ट किस्म की होती है, तो आपने एग्जैक्टली। कोशिश करना है कि उसको यूज़ करना, लेकिन उससे क्योंकि ऊपर नहीं जाना। काफी एप्लीकेशंस में ये होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे यू ग्रेड है 250 है, अगर आप जब अपना ऐसे पेस्ट करोगे तो 250 के बाद जितने भी वर्ड्स होंगे वो काट देगा। तो बेहतर है कि आप उसको स्टार्टिंग में ही अपने 250 में रखें। और और मोस्टली दूसरी सारी उनके लिए यही होती है फॉर्म्स की, अगर आपके एक्स्ट्रा होंगे तो वो कट जाएंगे। लेकिन ठीक। बाद औक़ात ये भी होता है कि एरास्मस में जिस तरह, ठीक है, ये आप लेटर तो लिख देते हो, ठीक है, वर्ड्स ऊपर भी आप ही हो जाते हैं, फिर भी आप सबमिट करा देते हो, लेकिन वो चेक ओके। करने से पहले ये चेक करते हैं कि आपके वर्ड्स से ज़्यादा हो गए हैं, तो ये इतनी बड़ी नेग्लिजेंस है कि आपने पहला रूल इनका फॉलो नहीं किया, तो आप मास्टर कैसे कर एग्जैक्टली। पाओगे? ये तो आपका बी वेरी नेगेटिव केयरफुल। इम्पैक्ट छोड़ता है। यस। तो मींस डिस्कशन से हमें यही हासिल हुआ कि जो है वर्ड लिमिट का जो है हमने खास ख्याल रखना है। और मीन सबसे पहले अगर हम जो रिसर्च करते हैं उसी में ये भी हमने नोट करना है कि लेट्स सपोज हमने जो लेटर है वो 250 वर्ड्स का लिखना है या 500 का, और उसी के मुताबिक अपने पॉइंट्स को डिस्कस करने और हैं। एक सेकंड लास्ट एक आखिरी क्वेश्चन एंड इट्स रियली एक एक इंपॉर्टेंट। एक और एक ये आखिरी बात, जी जी सॉरी सिकंदर सॉरी टू सॉरी टू इंटरफेयर, सॉरी, एक आखिरी बात कि आपने एक्रोनिम यूज नहीं करने लेटर के अंदर, ठीक है, आपने अपने मोटिवेशन लेटर के अंदर एक्रोनिम को इस तरह का यूज नहीं करना जो कि दुनिया को पता नहीं है, मतलब यूनेस्को है, यूनिसेफ है, ठीक है, लेकिन कोई आपने वॉलंटियरिंग किया हुआ है, अक्सर उनके नाम जो है शॉर्ट फॉर्म में होते हैं पाकिस्तान में और लोग लिख देते हैं, ठीक है, नो बडी नोज कि क्या है ये, तो आपने पूरा और नाम लिखना ईयर है। मेंशन करना चाहिए, इट्स आल्सो गुड। आपने जिस जिस उसमें किया है उसके नाम के यस। साथ हाँ। 2014 हो गया, और 2017 हो गया। पूरा नाम। थैंक यू। एग्जैक्टली। मीन जो नाम है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स सपोज रेड क्रिसन है या ब्यूटम्स हमारी यूनिवर्सिटी है, तो मैंने क्या करना होगा अपने मोटिवेशन लेटर में ब्यूटम्स नहीं उसका फुल लिखना। नाम मैंने लिखना होगा। ब्यूटम्स हाँ नहीं जी। एग्जैक्टली। लिखना, क्योंकि चलो मैं फिर भी सिंध से हूँ, फिर भी चलो मुझे पता है ठीक। क्योंकि मेरा कजिन वहां पे पढ़ता था, अदरवाइज मुझे भी नहीं पता ब्यूटम्स क्या है भाई, उसका फुल ठीक। फॉर्म क्या है। तो तो उनको फिर बाहर कहाँ पता लगेगा। जी मींस फुल नाम डिस्कशन से कि आपने जो है जो वर्ड्स है कंप्लीट लिखने हैं, और उसके साथ ब्रैकेट में डेफिनेटली आप लोग उनको मेंशन कर सकते हो। अगर दोबारा उसी वर्ड को आप लोग यूज कर सकते हो तो फिर आप उसी शार्ट जो एक्रोनिम से उसको आप यूज कर सकते हो। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इट्स रियली इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू रेफरेंस लेटर, जिसमें हमारा और हमारे इलाके में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है एक ही ट्रेंड चल रहा है कि सर मुझे रेफरेंस लेटर दो, और वो छाप देते हैं बस साइन करके। तो सिकंदर भाई अभी तक और हिना गौस आप लोग क्या कहते हैं, रेफरेंस लेटर जो है उसको खुद लिखना चाहिए, अगर लिखना चाहिए तो किन पॉइंट्स के बारे में मीन उनको मेंशन करना चाहिए, और किस तरह मीन अगर आप सपोज रेफरेंस लेटर बनवाते हैं तो किस तरह बनवाएं? रेफरेंस लेटर में ये है कि अगर आप खुद अपने लिए लिखोगे ये तो अनएथिकल प्रैक्टिस है, लेकिन बाद औक़ात ये होता है कि टीचर आपको मजबूर कर देता है, वो कहता है कि खुद लिखो, तो फिर आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग ये करते हैं कि एक बहुत ही सीनियर प्रोफेसर है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या वाइस चांसलर है या समथिंग लाइक दैट, तो वो कहते हैं कि उसका लेटर जो होगा वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा, ठीक है, बट इट्स नॉट ऑलवेज द पॉइंट। बात ये होती है कि अगर आपका एक टीचर है वो इतना सीनियर रिसर्चर नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता है, सही है, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है, उसने आपको कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं, वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत एक उस बंदे के जो कि बहुत सीनियर है, कोई ताल्लुक ही नहीं है उसका आपके साथ, सिर्फ हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसने आपको कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया, कोई क्लासेस नहीं ली, कोई लैब वर्क उसके साथ नहीं किया आपने, तो बेहतर यह है कि आप उस बंदे से लो, अगर वो आपके लिए लिख सकता है तो ऐसे बंदे से लो जो कि आपके साथ किसी न तरीके से ताल्लुक में रहा हो, ठीक है, आपका टीचर हो, आपका सुपरवाइजर हो, तो कोशिश होनी चाहिए कि सुपरवाइजर से लेना चाहिए एक लेटर कम से कम। तो एक तो ये बात है कि इस चीज़ को ध्यान में रखें। दूसरी बात ये है कि अगर आप खुद भी लिखते हैं या टीचर जो देख रहे हैं हमें जो लिखते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो आप ये मत लिखें कि ये स्टूडेंट जो था ना ये बस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, ठीक है, सबसे हार्ड वर्किंग, सबसे ब्रिलियंट, और ऐसा इंसान जो है मैं अमेज़्ड हो गया कि इसने मेरे अंडर पढ़ा, ठीक है। अक्सर मैंने देखा है, तुमने भी देखा होगा कि इस तरह के लेटर होते हैं कि ये बंदा जो है कमाल का है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग। खास अल आउटस्टैंडिंग खास। हार्ड खास अल खास। तो ये लोग भी यहाँ पे जो देखते हैं लेटर्स वो भी टीचर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें भी पता होता है। तो कोशिश करें ये काम ना करें, कुछ पॉइंट्स लिखें। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मेरे जो टीचर थे अल्लाह उन्हें खुश रखे, बड़े ज़बरदस्त, उन्होंने मेरे लिए जो लेटर लिखा, उन्होंने उसमें ये लिखा कि ये बड़ा पंक्चुअल था, ठीक है, तो उन्होंने ये सब नहीं कहा कि पंक्चुअल, तो उन्होंने कहा कि ये सुबह हर मंडे को अपने गाँव से वापस आता था, लेकिन टाइम पे 8 बजे क्लास के लिए पहुँच जाता था। सही, तो इट्स अ क्वालिटी बेस्ड ऑन एन एग्जाम्पल। या उन्होंने कहा कि ये बड़ा क्यूरियस था,
तो हमने फिर एग्जांपल दी कि हम फील्ड पे गए तो वहाँ पे उसने इस तरह का एक फॉल्ट था जो हमने मिस कर दिया, फिर वापस आए, हमने फॉसिल्स देखे, तो उस फॉसिल्स की बेस पे उसने उसको मार्क किया। तो एक बड़ा क्यूरियस बंदा है, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। या उन्होंने कहा कि इसके जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बड़ा अच्छा है, ठीक है, ये कम्युनिकेट अच्छा कर लेता है। वो मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन उनका बड़ापन है कि उन्होंने कहा है कि अच्छा कम्युनिकेटर है ये। ने कहा कि इसने एक मॉडल प्रेजेंट किया किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर, ठीक है, एक कालाबाग डैम का मॉडल था, तो बड़े जबरदस्त तरीके से उसने प्रेजेंट किया, ठीक। तो इस तरह की चीजें जो हैं, एग्जाम्पल हो या कहता है कि हार्ड वर्किंग था, तो प्रोफेसर ये लिख सकता है कि अपने लैब में टाइम पे आता था, अच्छे सवाल करता था क्लास में, लोगों को डिस्कशन में एंगेज करता था। तो एक रेलेवेंट सी चीज हो, ये ना हो कि हवाई बातें ना हो कि ये बेस्ट था, ठीक है, इसको मौका मिलना चाहिए, ये था, ये था, ये था, वो था, इस तरह नहीं, टू द पॉइंट बातें। है ना गाउस? मैं भी यही कहना चाहूंगी कि जो रेफरेंस लेटर होता है वो एक्चुअली कॉन्फिडेंशियल लेटर होता है। वो हमारा काम नहीं होता। वो सिर्फ टीचर का जो अगली स्कॉलरशिप है उनके बंदों से राब्ता होता है उसमें। इसीलिए तो डायरेक्ट आप एप्लीकेशन देखोगे, आपने सिर्फ टीचर की इन्फो डालनी होती है, नाम, ईमेल। आगे वो टीचर जाने वो जाने, इट्स अ कॉन्फिडेंशियल। पर जैसे कि हमारा ट्रेंड है कि टीचर्स जो है हम उनको लिख के देते हैं और वो फिर साइन करके भेज देते हैं। तो फिर यही बात है कि जहाँ पे जो ट्रेंड चल रहा है, तो उसके हिसाब से फिर आपको खुद को थोड़ा जो है स्किलफुल होना चाहिए कि आप उसमें ऐसी चीजें मेंशन करें जो आपको जो है अच्छे से डिफाइन करें। क्योंकि ये बहुत कॉमन जो है लैंग्वेज है रेफरेंस लेटर्स की, कि भाई बंदा बहुत आउटस्टैंडिंग था, हर उसमें जो है टॉप कर रहा था, मैंने उसको फलाना पढ़ाया। तो पहले तो जैसे ये कि कोशिश किया करें कि अपने सुपरवाइजर से लें या उन टीचर से लें जिन्होंने आपको पढ़ाया हो। और इनसाइड योर रेफरेंस लेटर आप जो है मेंशन करें कि उस टीचर ने आपको ये कोर्स पढ़ाया और उस कोर्स में आपके टीचर ने आपको इस तरीके से जज किया विद एग्जांपल। और जरूरी नहीं है रेफरेंस लेटर को आप कोई 5, 6, 3 पैराग्राफ लिखें। एक पैराग्राफ भी जो आपको ठीक से डिफाइन करता है, इट्स मोर देन इनफ। क्योंकि जाहिर है उनको पता है कि अगला टीचर है, वो बहुत बिजी है, अब उसको इतना टाइम नहीं है कि एक स्टूडेंट के लिए वो 3 पैराग्राफ लिखे और तीनों में बस तारीफें ही तारीफें हों, तारीफें ही तारीफें हों। नहीं, आप जो है रियलिस्टिक बन के वो 1, 2 पैराग्राफ लिखो, उसमें प्रॉपर मेंशन हो कि इस टीचर ने आपको ये कोर्स पढ़ाया था और उस कोर्स में आप कैसे थे। मैं अपना एग्जांपल दूं कि मेरे 2 से 3 ऐसे रेफरेंस लेटर हैं जो मुझे नहीं पता मेरे टीचर्स ने क्या लिख के भेजा था, वो मेरे लिए कॉन्फिडेंशियल है और रेफरेंस लेटर होते ही कॉन्फिडेंशियल है। हाँ, कुछ ऐसे भी थे जो मैंने खुद लिख के और साइन करवा के भेजे थे, सो आई नो दोज लेटर्स। सो यही मैं सजेस्ट करूंगी कि छोटा हो पर जैसे कि एग्जाम्पल हो, और उन टीचर से लेना चाहिए जो आपको जो है जिन्होंने कुछ पढ़ाया हो। क्योंकि वो फिर इम्पैक्ट पड़ता है कि उस कोर्स के ड्यूरेशन में इसने ये काम किया था, इस स्टूडेंट ने ये काम किया था। सो रेफरेंस लेटर में यही चीजें होती हैं कि आप जो है सिर्फ आउटस्टैंडिंग और ये और वो पंचुअल था और 100% वो थी, ये चीजें मैटर नहीं करती। क्योंकि वो भी स्टूडेंट्स हैं, वो भी अपने स्टूडेंट्स को जो है लिख के देते हैं। सो इसीलिए थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। और हथौला रखें। मीन्स रेफरेंस लेटर ऐसा हो कि वो आपको डिफाइन करे। और मैं एक ही पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि कोशिश करें कि ऐसे सुपरवाइजर से, ऐसे टीचर से ले जो एटलीस्ट आपको उनके साथ कांटेक्ट हो, क्योंकि बाज़ औक़ात यूनिवर्सिटी वाले उनको रेफरेंस। मैं जब हमारी यूनिवर्सिटी क्वेटा में था तो मेरा एक दोस्त था, वो कनाडा के लिए अप्लाई कर रहा था और हर टाइम मुझे यही टास्क देता था कि आप जाके चेयरमैन को ये कहे कि उसने आपको ईमेल की और आप मेरी ईमेल को उधर जवाब दे। तो कोशिश करें कि आपका मीन जिसके साथ क्लोजली कांटेक्ट हो, जो आपको जानता हो, उसी टीचर से यस, ले। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि वो डीन हो या वो चेयरमैन हो, वो आपका सुपरवाइजर ही हो या ऐसा प्रोफेसर हो जिसके साथ आपकी बिल्कुल करीबी आप लिंक हो, उन जो टीचर आपको से जानता कांटेक्ट में रहें। क्योंकि अब मैं बहुत आगे भी हूँ पर स्टिल थैंक यू टू माय टीचर। मुझे अपनी बैचलर्स की यूनिवर्सिटी छोड़े 4 साल हो गए हैं, पर वो मैं उनसे क्लोजली कांटेक्ट में हूँ। जब भी मुझे रेफरेंस लेटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जाहिर है हम टाइम हर हर 6 महीने बाद कहीं ना कहीं अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो मुझे रेफरेंस लेटर दे देते हैं। तो यही है कि आप उन टीचर से वो करो जो आप इजीली जिनसे कांटेक्ट में आ सकते हो। और ये कि टीचर की पोजीशन मैटर नहीं करती, ये मैटर करता है उन्होंने आपको कोर्स पढ़ाया था, उनका और आपका और जो है रिलेशन कैसा था।
स्टूडेंट का रिलेशन क्लासरूम में कैसा था, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और एक बात ये मैं ऐड करना चाहूँगा कि आप जब ड्यूरिंग बैचलर्स भी टीचर्स को वैसे भी मिलते रहा करें, उनको सलाम दुआ करते रहा करें, ताकि वो आपको पहचाने आखिर में कि हाँ ये बंदा जो था एग्जैक्टली। इसने 4 साल यूनिवर्सिटी में गुजारे हैं। ये ना हो कि आप जाएं वो कहें हाँ भाई आप कौन हो, ठीक है। और एक यस और बात कि टीचर्स आपको खुद हर जगह काम आते हैं, हर जगह हर काम जगह। आते हैं डेफिनेटली। तो रिस्पेक्टफुल वे में आप उनके साथ एक अच्छा ताल्लुक रखें। और एक और बिल्कुल। बात यह है कि यस, कि आपका टीचर ये भी मेंशन कर सकता है कि आपका अगर कोई फेलियर था करियर में, सेटबैक था ड्यूरिंग योर बैचलर्स, तो आपने उसको इम्प्रूव कैसे किया, ठीक है, या आप शुरू में कैसे थे और आखिर में आप निकले कैसे। फॉर एग्जांपल मेरे एक प्रोफेसर ने लिखा कि शुरू में आया था बड़ा शाय था और इसकी ग्रेड्स भी इतने अच्छे नहीं थे, मैं मेरिट लिस्ट में सबसे लो था, ठीक है, फिर ऐसा ऐसा मैंने इम्प्रूव किया। तो ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अगर सच बात है तो इस तरह की बात भी लिख सकते हैं कि आपने कोई फेलियर आया तो आपने उसको कैसे हैंडल किया या समथिंग लाइक दैट। हाँ, बस ये तमाम डिस्कशंस जो आज हमने सेशन में की, इट्स ऑल अबाउट मोटिवेशनल लेटर एंड रेफरेंस लेटर, and again I'm going to tell you the same thing. It's not only specific for Erasmus scholarship, for stipendium Hungericum scholarship, for your grade scholarship. The same point you can implement anywhere you can apply. You just have to study, you just have to read about the requirements of that scholarship. और अभी जो है मैं सिकंदर हयात से और हिना गौस से आखिरी क्वेश्चन, और उसके बाद हम इस सेशन को वाइंड अप करेंगे कि आप यूरोप में जब नहीं आए थे और आने से पहले और आने के बाद क्या चेंजेस आप फील करते हैं, अगर आप उसे चंद सेंटेंस में समराइज करो। आने से पहले ये था कि पाकिस्तान में तो इतना आपको एक्सपोजर नहीं मिलता, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों से मिलने का या डिफरेंट कल्चर्स को देखने का। पाकिस्तान खुद बहुत डाइवर्स है, लेकिन फिर भी आपको एक पाकिस्तानी लोग ही मिलते हैं, ठीक है। टूरिज्म पाकिस्तान में उतना अभी ज़्यादा नहीं है क्योंकि, तो यहाँ पे आके जब आप देखते हो तो एक आपकी क्लास बहुत डाइवर्स होती है, ठीक है। मेरे साथ फॉर एग्जांपल इस इरास्मस में हम 15 लोग हैं और हम 14 कंट्रीज से हैं, डिफरेंट 14 कंट्रीज, ठीक है, और सारे कॉन्टिनेंट से। तो कितना ज़बरदस्त किस्म का एक एक्सपीरियंस है कि आप हर किस्म के बंदे से मिलते हो, उनसे बात करते हो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है क्या ज़िंदगी पे, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो चीज़ों को कैसे लेते हैं। तो इंसान का जो है दिमाग बड़ा खुलता है, ठीक है। आप चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देखना शुरू करते हो कि हाँ सिर्फ एक पाकिस्तानी तरीका है या मेरा तरीका ठीक नहीं है, इस चीज़ को देखने के बहुत सारे तरीके हैं और भी, या बहुत सारी चीज़ें और भी ठीक हो सकती हैं, या आप सीखते हो कि बाकी लोग काम किस तरह कर सकते हैं, या आपने कोई ज़िंदगी में कोई काम किया है, मिस्टेक किया है और दूसरे बंदे ने नहीं की, आप कंपैरिजन कर सकते हो। एजुकेशन सिस्टम डिफरेंट है और एरास्मस में तो ये होता है कि आप 3-4 कंट्रीज़ में जाते हो, ठीक है, एक-एक सेमेस्टर गुज़ारते हो, नेटवर्किंग बड़ी ज़बरदस्त होती है। इवन स्टाइपेंडियम में भी आपको पता है कि बुडापेस्ट में कितने इवेंट्स होते हैं, या बाकी भी अक्रॉस यूरोप। आप यूरोप में आ जाते हो तो ट्रैवल करना जस्ट रावलपिंडी से लाहौर जाने के बराबर है, इससे भी कम है, बाय प्लेन इवन बहुत चीप है। आप अक्रॉस यूरोप ट्रैवल कर सकते हो, किसी भी मुल्क में जा सकते हो, और आपके पास टाइम भी होता है, लोग भी फ्रेंडली हैं, ठीक है। तो कल्चरल शॉक होता है थोड़ा सा जब आप आते हो, बट नॉट दैट मच, आप हैंडल कर लेते हो अगर आप स्ट्रॉन्ग विल है आपकी और चीज़ें अच्छी हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है। और ये बात है कि बस सारे लोग अप्लाई करें, जो भी बैचलर्स कर चुके हैं एरास्मस के लिए करें, स्टाइपेंडियम के लिए करें, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी का ये ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होगा। आई होप कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी और हम आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल रहेंगे। आप अपना मोटिवेशन लेटर लिखें, अपने दोस्त से चेक कराएँ और फिर जो भी आपकी गलतियाँ हैं, जो भी आप समझते हो कि उसको इम्प्रूव करना है तो हमें भेज दें। जैसे ही हमें वक़्त मिलेगा इंशाल्लाह हम आपको चेक कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। हिना, अगर आप कुछ, आप यही जी, मैं यही क्वेश्चन। बताऊंगी कि जब आप अपने मुल्क को छोड़ के किसी और मुल्क में जाते हो, तो आप जो है बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो। आप वो पुराने वाले नहीं रहते क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आ जाता है। जब मैं यहाँ पे आई और अब मैं अगर खुद को देखूँ तो मैं बहुत एक डाइवर्स पर्सन बन गई हूँ। मैंने बहुत सारे यहाँ पे आके कल्चर्स देखे, मैंने उनका जो है पॉइंट ऑफ व्यू देखा। मेरे साथ क्लास में डिफरेंट कल्चर के लोग पढ़ते थे। मतलब अगर मैं हंगरी आई हुई हूँ तो मैंने सिर्फ हंगेरियन कल्चर नहीं देखा, मैंने यहाँ पे आके ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो भी कल्चर्स हैं वो सारे देखे। उन सारे कंट्रीज के लोगों से मिली, उनकी लैंग्वेज, उनके कस्टम्स। आफ्टर अगर मैं एजुकेशन को साइड पे रख दूं तो डाइवर्सिटी, अब मैं आराम से बोल सकती हूँ कि इवन मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड फ्रेंड्स मौजूद हैं। मैं यूरोप के किसी भी कंट्री को भी अगर पकड़ लूँ तो आई हैव फ्रेंड्स देयर। और दूसरा ये कि ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग बहुत बहुत ये एक जो है ना मजे की चीज है। आई लव ट्रैवलिंग। आप जितना ट्रैवल करते हो उतना सीखते हो,
डाइवर्सिटी आपको मिलती है, डिफरेंट फूड हो गया, डिफरेंट कस्टम्स हो गए। आप जो है जितना इवेंट्स में जाओगे, जितना डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करोगे, उतनी आप जो है गेन करोगे, उतना गेन करोगे। मैं अगर खुद को 2 साल 3 साल पहले लेके जाऊं तो मैं बहुत शाय शाय पर्सन थी। और मेरे लाइक जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी में, जब मैं अपने घर पे थी, जब मैं यूनिवर्सिटी गई तो आई वाज अ डिफरेंट पर्सन, क्योंकि मेरे लिटरली मेरे घर वालों को टेंशन होती थी कि ये तो बाहर बोल ही नहीं सकती, ये कैसे मैनेज करेगी। पर जब आप बाहर निकलते हो और हर चीज जब खुद से करते हो और जब लोगों से इंटरेक्ट करते हो, आपको हर चीज का पता लग जाता है कि अब नाउ मैं कॉन्फिडेंशियली बोल सकती हूँ कि मुझे कौन सा जिंदगी में स्टेप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या चीज मेरे लिए ठीक है, नहीं ठीक है। आपको इतना कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता है, आप जो है हर चीज को अच्छे से जज कर सकते हो। और अगर हम फन के हिसाब से देखें तो बहुत बहुत यूरोप जो है, यूरोप में ये है कि आपको जो है ट्रैवलिंग, जैसे सिकंदर ने बोला इस्लामाबाद और रावलपिंडी, ये ऐसे कि बस निकलो, आज मूड बना निकल जाओ। इट्स टू चीप हियर, ट्रैवलिंग बहुत चीप है और डाइवर्सिटी ही डाइवर्सिटी है, तो आपको बहुत फन मिलेगा ट्रैवलिंग। एजुकेशन बहुत इजी है, टीचर से आपका बहुत अच्छा जो है इंटरेक्शन होता है। तो आई वुड से कि बेनिफिट ही बेनिफिट है, तो गो फॉर इट। शोएब के इंटरनेट में शायद कुछ मसला आ गया है। वेयर इज अवर होस्ट? हमारा होस्ट जो है वो गायब हो गया है। ओके, सो एक कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, तो आई गेस तब तक हम उनको आंसर करते हैं। एक तो था, आपसे मैं रिलेट करूंगी। किसी ने ये पूछा था कि हम इस सिचुएशन में, पेंडेमिक की सिचुएशन में स्कॉलरशिप ले सकते हैं या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि सिकंदर एग्जांपल है, क्योंकि सिकंदर ने जो है पेंडेमिक में एक पेंडेमिक न्यू में ही लिया। स्कॉलरशिप लिया है। सो सिकंदर आपको बताएगा। आप डेफिनेटली ले सकते हो। अगर उन्होंने स्कॉलरशिप अनाउंस किया है, अभी रासमस में उन्होंने अनाउंस कर दिया है, जिन प्रोग्राम्स ने अनाउंस किया है तो उन्होंने तभी किया है कि वो नए लोग लेंगे। मे बी अगर हालात इस तरह रहे तो वो शायद एक सेमेस्टर ऑनलाइन कर दें या शायद एक साल डिफर कर दें, लेकिन फिर भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो आप आराम से बैठे रहो लेके, फिर 6 महीने बाद आ जाओ या साल बाद दोबारा आके यहाँ पे शुरू कर लो। आपकी स्कॉलरशिप नहीं जाएगी, ठीक है। अगर उन्होंने एप्लीकेशन ओपन किया है तो आप अप्लाई करो, अगर आपको मिल जाती है तो फिर ये होगा कि अगर हालात अच्छे हुए तो आप आ जाओगे, वरना आपको थोड़ा सा वो जो है शायद वेट करना पड़े। एक और सवाल है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी यस। लेटर इशूड बाय यूनिवर्सिटी इज एक्सेप्टेबल फॉर पीएचडी? इट डिपेंड्स कि आप कहाँ अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। कुछ कंट्रीज में जो है एक्सेप्टेबल है, और ये बिल्कुल जो है प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है। एरास्मस में बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो एक्सेप्ट करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये तो आपको प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा। इज इट पॉसिबल दैट अ पर्सन विच हैव लेस देन 2? ऑफ कोर्स, जीपीए की मोस्ट ऑफ द टाइम एरास्मस में जो है कि लिमिट नहीं होती कोई, मतलब थ्रेशोल्ड नहीं होती, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने कोई ऑनलाइन कोर्सेज किए हुए हैं या आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं तो उनको आप ज़्यादा फोकस करो उन पे। तो hope for the best. What should we state in cover letter? Hina will tell you about that. What should we state in our cover letter? देखिए, कवर लेटर बेसिकली ये होता है कि आप किस चीज में अप्लाई कर रहे हो और आप उससे रिलेटेड क्या हो। कवर लेटर सम हाउ डिफरेंट टू द मोटिवेशनल लेटर। तो कवर लेटर को आप जितना हो सके कंसाइज रखें। कवर लेटर में आप जो है जिस स्कॉलरशिप में या जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, तो उसको मेंशन करते हो कि वी आर अप्लाइंग इन दिस कंपनी और दिस स्कॉलरशिप। और फिर आप उसमें मेंशन करते हो अपना नाम, अपनी क्वालिफिकेशन, और आप किस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो, और अ लिटिल बिट पैराग्राफ कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपने ये प्रोग्राम क्यों चूज किया, और आपकी मोटिवेशन। कवर लेटर ये चीज होती है। मैडम Somehow, आपके लिए सवाल है। हिना मैडम आपके लिए एक सवाल है, आप पढ़ें इसको प्लीज। uh, अच्छा, अगर आप बीएस लेवल पे हो तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आपके पास पब्लिकेशन होनी चाहिए। आप जो है मास्टर्स आपको विदाउट पब्लिकेशन भी पढ़ सकती है। अगर मैं आई डोंट नो अबाउट शुएब और सिकंदर, पर मैं अपनी एग्जांपल लूँ तो मेरे पास बीएस में कोई पब्लिकेशन नहीं थी। सो आपका जो है प्रोजेक्ट, जाहिर है आप एक फाइनल ईयर थीसिस तो हर कोई करता है अपनी बीएस की डिग्री लेने के लिए, तो आप उसको अपनी जो है रिसर्च के तौर पे यूज कर सकते हो। और दूसरा कि अभी सिकंदर ने बताया कि जो है जीपीए मैटर नहीं कर सकती, आप अप्लाई कर सकते हो। और आप जो है अपने उसको एसओपी को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने प्रोजेक्ट को शो करके, अपनी एक्टिविटीज को शो करके, आप
अपनी एकेडमिक अचीवमेंट्स को शो करके, तो आप कर सकते हो। सो पब्लिकेशन इम्पोर्टेंट नहीं होती। यस, कवर इवन लेटर आप अभी मास्टर्स दे सकते हो अगर आपके पास पब्लिकेशन नहीं है, पर आप ये शो करो कि आई हैव सो मच इंटरेस्ट इन दिस थिंग, कि मैंने उस पे अपनी तरफ से ये रिसर्च की हुई है, और आपकी रिसर्च और मेरी रिसर्च एक डायरेक्शन में जा रही है, तो आई थिंक मैं एक सुइटेबल पर्सन हूँ। कवर लेटर जो है और बाकी इन 3 चीज़ों में फ़र्क क्या है? कवर लेटर एक बहुत प्रोफेशनल चीज़ है, ठीक है? आप जॉब के लिए या पीएचडी के लिए जो अप्लाई करते हो, तो आप अपने जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं, आप मोस्टली उसके बारे में लिखते हो, ठीक है? और पर्सनल स्टेटमेंट, सॉरी वो क्वेश्चन गायब हो गया है। पर्सनल स्टेटमेंट, मोटिवेशन स्टेटमेंट जो है, ये जो होता है इसमें आपका प्रोफेशनल और एक उसको इमोशनल बैकग्राउंड दे के एक थोड़ा पर्सनल बनाना होता है, ठीक है? और जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो ज़्यादा फिर फोकस होती है आपके जो प्रोग्राम पे और आपके जो बिल्कुल एक जो आपके टेक्निकल स्किल्स हैं उस पे। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप कैसे मोटिवेशन लेटर लिखें? तो मैंने यही बताया था कि हर पर्सन के पास कोई ना कोई स्किल होता है, हम सारों के पास कोई ना कोई स्किल है, बस आपको उसको डिस्कवर करना होता है। वो आप खुद को एक सोच में चले जाओ, अपने फैमिली के सराउंडिंग पूछो, अपने फ्रेंड से पूछो। पूछो, या सोचो कि आपने पास्ट ईयर्स में क्या ऐसा काम किया है। ये नहीं कुछ है, तो अच्छा स्किल्स किया ये नहीं होगा होते आपने। कि आप पास कोई डिजिटल स्किल है तो ही स्किल काउंट होगा। नहीं, आपके पास कोई भी जो है अपनी सोसाइटी के रिलेटेड स्किल है, वो आपका काउंट हो सकता है। और मैं नहीं समझती कि यहाँ पे कोई भी पर्सन ऐसा नहीं हो सकता जिसके पास कोई स्किल ना हो। इवन एक क्या, हम सबके पास मोर देन 2 भी होंगे जिनको हमें पता नहीं है। सो आई एम प्रिटी श्योर आप सारों के पास स्किल्स हैं, आप सिर्फ उसको डिस्कवर करो और उसको यूटिलाइज करो एक पॉजिटिव पॉइंट बनाने के लिए। स्कॉलरशिप से पहले अपने स्किल को पता लगाओ पहले उसका, फिर स्कॉलरशिप भी मिल एग्जैक्टली, जाएगी जो आगे। हमने बताया था कि आप एक पेन लो और ड्राफ्ट करो कि आपके पास क्या चीजें हैं, बुलेट पॉइंट्स। उन बुलेट पॉइंट्स के ड्यूरिंग आप खुद को डिस्कवर करो कि आप क्या हो क्या आप एज अ पर्सन क्या हो। ठीक है, बस यही जो क्वेश्चंस थे उन्हों से मीन्स हमें यही हासिल हुआ कि ओके, आपकी जितनी हाउ मच मनी कैन यू अर्न इन अ पार्ट टाइम जॉब इन हंगरी? सो जैसा कि हम मिशकोल्स में हैं, तो इट डिपेंड अपॉन सिटी टू सिटी। अगर आप बुदापेस्ट में हो तो आपको बड़ी आसानी से जो है पार्ट टाइम जॉब मिल सकती है, क्योंकि वो एक कैपिटल है और जो है हब है, तो उधर जो है आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। और बाकी दूसरे सिटीज में भी आपको, इफ यू आर लकी इनफ, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। पर ये कि यू कैन अर्न कि आप अपनी ट्रैवलिंग कंटिन्यू कर सकते हो, या जो है आप जो है अपना जो है लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा कर सकते हो। तो आप जो है प्रिटी मच कमा सकते हो कि आप जो है अपनी ट्रैवलिंग को जो है करो और दूसरी चीजें करो। यस, इट वही विल डेफिनेटली बी अवेलेबल आफ्टरवर्ड्स ऑफ कोर्स। मीन्स ये इसी पेज पे होगा, आप लोग बाद में देख सकते हैं। और जो पॉइंट्स हमने सीक्वेंस से डिस्कस किए, जिसको मैं जस्ट मीन जिसमें हमने आप मोटिवेशन लेटर के बारे में एक एक पॉइंट के बारे में हमने डिस्क्राइब किया है, तो आप लोग बाद में भी जब इस मोटिवेशन लेटर की वीडियो को देखते हो तो आप उसी पॉइंट्स को एक एक पॉइंट को नोट कर सकते हैं और उसी के मुताबिक आप अपनी मोटिवेशनल लेटर को जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। आज के सेशन को समराइज कर रहे हैं, जिस तरह हमने आप लोगों से बात की कि मींस अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज या अब्रॉड स्कॉलरशिप से आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हासिल नहीं होती, बल्कि आपकी ग्रूमिंग हो जाती है और आप जो है अभी आप पे डिपेंडेंट है कि मींस आप उस अपॉर्चुनिटी को किस तरह केश करते हो। क्योंकि इधर जब आप आ जाते हैं तो ट्रस्ट मी, आपकी पहचान नाम से ज्यादा आपकी मुल्क के नाम से होती है। तो अगर एक ही बंदा लेट सपोज इसी साल हमारी यूनिवर्सिटी से, जिसे मैं हर जगह प्राउडली जो है वो पेश करता हूँ, 3 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए हैं, जिनमें तीनों जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट और इंक्लूडिंग हिना गौस, तलहा मुख्तार और इकरा हसन। और जब थैंक ये यू सर। अवार्ड हाँ, जब ये अवार्ड वसूल कर रहे थे और जिस टाइम की उनके मैं यूनिवर्सिटी उसी फंक्शन में मैं था, हम उसे हैंडल कर रहे थे, तो हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट था कि हमारे कंट्री के 3 स्टूडेंट्स और तीनों जो है वो अच्छे अवार्ड्स हासिल कर चुके हैं। आप लोग भी इस अपॉर्चुनिटीज को हासिल कर सकते हैं। आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, बाद में देखेंगे, हर एक स्टूडेंट में गट्स होती है, हर एक स्टूडेंट में जो है वो क्वालिटीज हैं, लेकिन बात यह है कि आप लोग उसकी पहचान कब कर सकते हो, आप लोग उसकी पहचान किस तरह करते हो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर क्वालिटीज। आप अपने दोस्तों के साथ मशवरे कर सकते हो, लेकिन एक बात है कि आप लोग जब भी सिकंदर भाई को या कोई भी स्कॉलर जो है वो सेशन देता है, उसके बाद आप लोग उसे इनबॉक्स में कांटेक्ट करते हो, तो एक ही रिक्वेस्ट और एक ही आरजू है, अगर आप लोग फिर
कांटेक्ट करते भी एक बुरी बात नहीं है, लेकिन आप उस सेशन को पूरा देख लीजिएगा, उसके पॉइंट्स पे रिसर्च कीजिएगा। जब आप लोग लेट्स सपोज हमारी मोटिवेशन लेटर का सेशन है और आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, तो आप तब कांटेक्ट करें जब आपने एक ड्राफ्ट बनाया हो। सिकंदर भाई से तब कांटेक्ट करें जब उस आपने एक ड्राफ्ट बनाया हो, ताकि वो एटलीस्ट जो पॉइंट्स हमने बताए हैं, अगर वो पॉइंट्स मीट करते हैं, उसमें मजीद कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत हो तो वो करेगा। अगर आप ये पूछते हो कि भाई मोटिवेशनल लेटर कैसे लिखना है, तो इट मीन्स कि सेशन का और हमारे इस टाइम का जो है वो कोई फ्रूटफुल नतीजा जो है वो नहीं है। आखिर में अगर सिकंदर और हिना कुछ ऐड करना चाहती है, हम ऐड करेंगे, और उनके बाद जो है आज के सेशन को हम वाइंड अप कर रहे हैं। मैं सिर्फ मैं ये ऐड करना चाहूंगी व्यूअर्स को कि हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि हम सारे जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो इसी में हो, और इसको हम रिकॉर्ड करके फेसबुक पर डालते ही इसीलिए हैं ताकि आप देखो तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं। मतलब ये है कि आप पूरी जब वीडियो देखोगे तो आपके जो भी माइंड में क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स आपको पहले ही मिल गए होंगे। सो हमें मैसेज करने की, किसी को मैसेज करने की आपको, मुझे नहीं लगता जरूरत होगी, क्योंकि जो हमारे कमेंट्स में क्वेश्चंस आते हैं हम उधर ही सारों के आंसर दे देते हैं, और वो यूजुअल क्वेश्चंस होते हैं। फिर क्या होता है, लोग हमें वही सेम क्वेश्चंस हमारे इनबॉक्स में भेजते हैं जिनके आंसर ऑलरेडी 2 से 3 दफा वीडियो में रिपीट हो चुके होते हैं। सो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी काइंडली कि आप जब पूरी वीडियो देखेंगे तो आपके क्वेश्चंस के आपको आंसर वैसे ही मिल जाएंगे, और आपको हम तक पहुंचने के लिए या हमारे रिप्लाई का इंतजार करने के लिए की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारे क्वेश्चंस 2 से 3 दफा आंसर किए जाते हैं हर वीडियो में, हम तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको इंतजार करने की या फिर आपको मैसेज करने की जरूरत भी रहती है, क्योंकि हमारा मकसद यही होता है कि आपको जब आपके पास क्वेश्चन आए और आप सिर्फ वीडियो खोलें और आपको जवाब मिल जाए। थैंक यू। ओके, सिकंदर हयात। मैं यही ऐड करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे पास स्किल नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। तो आपके पास सब कुछ है, आप उसको ढूंढें और अपने आप पे बिलीव जारी रखें। अगर आप ज़िंदगी में 1 दफ़ा फेल हुई हैं, 2 दफ़ा अप्लाई किया, 3 दफ़ा, बाद लोगों ने 10 दफ़ा फेल होते हैं फिर उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है, या ज़िंदगी किसी भी चीज़ में, तो आपने मायूस नहीं होना। बस आपने ये करना है कि आपने अपने ऊपर बिलीव जारी रखना है, और ये सबसे पहली बात है, ठीक है। अगर आप अपने ऊपर बिलीव नहीं होगा, आप ये कहोगे कि मेरे पास तो स्किल्स नहीं है, और मैं क्या करूँ, या मेरे पास ये चीज़ नहीं है। तो डिजिटल दौर है, आप हर चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो। मे बी ना इस साल नहीं, अगले साल आपको मिल जाएगी, डेफिनेटली मिल जाएगी। इस बिलीव के साथ कि अगर आपको स्कॉलरशिप लेनी है तो आप ले लोगे। आप बिलीव करो एंड यू विल गेट इट इंशाल्लाह। सो बिलीव इन मैं इट। एग्जाम्पल दूं, जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में गई थी और मैंने जब यू ग्रेड की एप्लीकेशन देखी थी, तो उसमें यही था कि आपको बहुत सारे स्किल्स चाहिए। मैंने पहले भी मेंशन किया था कि मैं एक शाय पर्सन थी, और फर्स्ट टाइम तो मेरे पास कोई एक सर्टिफिकेट नहीं था कि मैं शो करूं। फिर मैंने उस दिन से लेके अगली नेक्स्ट एप्लीकेशन तक खुद को बहुत सोशल किया, हर जगह वॉलंटियर किया, इवेंट्स अटेंड किए। हर जो यूनिवर्सिटी में इवेंट होता था उसमें एक मैं कांस्टेंट होती थी कि मेरी टीचर्स बोलते थे अब ऐसा कैसे मुमकिन है कि तुम्हारे बगैर कोई इवेंट हो सकता है, तुम्हें तो लाजमन जाना है, क्योंकि मैं उनको बोलती थी मुझे अटेंडेंस चाहिए। तो वो यही होता है कि आपके पास वेज होते हैं इम्प्रूव करने का, बस आपको जो है मोटिवेशन चाहिए होती है। अगर वाकई ही आपको एक चीज चाहिए तो आप उसके लिए खुद ही रास्ता निकालते हो, आप खुद ही रास्ता निकालते हो, आपको फिर किसी की गाइडेंस की भी जरूरत नहीं पड़ती। मेरे पास ऐसे सवाल भी आते हैं कि यार लिंक भेज दो कि अप्लाई करना है। मतलब आप अगर इतने मोटिवेटेड होंगे ना तो आप खुद ही गूगल करेंगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और पे डिपेंड होने की। मोटिवेशन जब बंदे के पास होती है तो वो रास्ता खुद ढूंढता है। ये कि और रास्ता हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल होता है इम्प्रूव करने के लिए। तो ये कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि आप इम्प्रूव नहीं कर सकते, रास्ते बहुत सारे होते हैं। आपको मोटिवेशन चाहिए होती है, अगर आप बहुत मोटिवेटेड हो तो आप खुद ही उस रास्ते पे निकल जाते हो। बस यही आज की डिस्कशंस। और एंड करने से पहले अगर लेट्स सपोज जिस तरह हिना ने बात की कि लेट्स सपोज आप कोई भी अपॉर्चुनिटीज, आजकल मैं जर्मनी और कनाडा के बारे में काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मैं कैसे करता हूँ रिसर्च। लेट्स सपोज मैं किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट करता हूँ तो मेरा पहला फोकस होता है कि स्कॉलरशिप नेटवर्क पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत ही एक ब्लेसफुल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको अब्रॉड जितनी भी दुनिया के पाकिस्तानी है वो उधर आपको मिल जाते हैं, उस पर आप लोग सर्च करें। इसी तरह स्कॉलर स्टॉक्स हैं, इस तरह और ऐसे ग्रुप्स हैं, इसमें उसी से रिलेटेड बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने उनके मुताबिक जो है वो लाइव सेशन के होते हैं। तो आप लोग इसी पेज में या जो स्कॉलरशिप नेटवर्क है या
कोई भी इंडिविजुअल स्कॉलर्स है उसी के पेज पे जाके आप लोग सर्च ऑप्शंस का यूज करें। उधर आप जिस तरह लेट सपोज हम इरास्मस मंडस के बारे में लेट सपोज मैं आजकल अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप लोग उसी सर्च बार में इरास्मस मंडस को लेके आपको वो तमाम पोस्ट जो किसी भी स्टूडेंट्स ने की है, आपको वो तमाम लाइव सेशन जो इसी से रिलेटेड हुए हैं आपको मिल जाएंगे। आप लोग फॉलो करें, आप लोग उसी कमेंट सेक्शन को पढ़े। कमेंट सेक्शन के अंदर जो रिप्लाई होता है जो स्कॉलर्स ने अक्सर की होती, आपके तमाम क्वेश्चंस जो लास्ट टाइम हमने सेशन किया और अभी हम कह रहे, तो तमाम जो है वो यही जो पॉइंट्स है जो अभी आप लोग पूछोगे या अभी जो वीडियोस देखेंगे उसके माइंड्स में आएंगे, वो तमाम क्वेश्चंस हमने सेशंस में दी होते क्योंकि हमें पता होता है कि स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चंस है। इंशाल्लाह उल अजीज अगर आप लोग इसी तरह मोटिवेशंस के साथ और इसी तरह जो है लगन के साथ मेहनत करोगे और वही पॉइंट जो आज हमने एक्सप्लेन किए उसी के मुताबिक अपनी मोटिवेशन लेटर डिजाइन करते हो, तो आई होप सो सून यू ऑल विल बी द विनर ऑफ any great opportunity brought the word। इसी मैसेज और इसी पैगाम के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। जहां भी रहे खुश रहे, अल्लाह हम सबको कामयाब करे। हमारे लिए खास दुआएं कीजिएगा और इंशाल्लाह अजीज मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए पैगाम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।